अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल है आप लोगों का? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे और बारिश के बायस आपकी ज़िंदगी के मामलात क्योंकि बारिशें तो हो रही हैं लेकिन खबरें कोई इतनी अच्छी भी नहीं आ रही क्योंकि बारिशें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। सो लिहाजा उसके हवाले से भी हमने बात करनी है। और अब लगता ये है कि सिंध की तरफ भी जो है बारिशों का ज़ोर थोड़ी बहुत तो हो ही रही थी, आपको बताया बूंदाबांदी वगैरह चलती थी, लेकिन मुल्क के बेशतर इलाकों में आपको पहले तो ये बता दें कि मानसून की बारिशें अपने ज़ोरों पर हैं। पंजाब और KP के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों के बाइस मुख्तलिफ हादसात में कल 8 अफराद जाँ बहक और 19 ज़ख्मी हो गए हैं। और ये सिलसिला जो है अब ऐसा लग रहा है कि ये सिंध तक पहुंचने वाला है। और इसकी कल एक झलक हमने देखी है ना हैदराबाद में, बिल्कुल ऐसा क्लाउड बर्स्ट कह रहे थे क्योंकि आधे घंटे में इतनी बारिश हुई कि जलथल एक हो गया। शहर से अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका है। बहुत से इलाकों में बिजली की फराहमी ताहाल मुतासर है। हर तरफ पानी पानी हो गया। टिम्बर मार्केट में लकड़ियों के गोदाम की छत गिर गई। मुख्तलिफ हादसात इसके अलावा हुए। 3 अफराद की जान गई है हैदराबाद की कल की बारिश में। 3 जख्मी हुए हैं। बहुत से इलाकों में फिर बिजली की फराहमी भी मुतासर होती है। बिल्कुल। और हम अपनी सेफ स्पेसेस में बैठ के, हो सकता है आप अपने घर में बैठ के खबर देख रहे हो, आप अपने दफ्तर में बैठे हो, आप अपनी सेफ स्पेस में बैठ के खबर सुन रहे हो कि बारिशें हो रही हैं, ठीक है, व्हाट्स द बिग डील। लेकिन जब इंसानी जानों का ज़या होना शुरू हो जाए तो certainly it is a very big अच्छा, and what do you mean by safe space? अब अगर छतें गिर रही हैं तो जो अपने घरों में अपने कामों पे भी बैठे हो और इस किस्म के एक्सीडेंट्स हों तो नेचुरली यू आर नॉट सेफ फ्रीली एनीवेयर, क्योंकि ये बारिश भी कोई नॉर्मल बारिश नहीं थी। ये यू आर राइट, ये क्लाउड बर्स्ट सिचुएशन थी। और ये भी आपको बता दें कि तर्जुमान हेस्को का दावा है कि हैदराबाद ज़िला के कितने फीडर्स 153 फीडर्स में से 100 बहुत ज़्यादा मुतासर थे, ट्रिप हुए थे। 139 फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं। 139 फीडर्स बहाल कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में कराची में भी तेज़ बारिश हो सकती है। इंतज़ामिया को हैदराबाद का हाल देखकर अभी से तैयारी पकड़नी चाहिए। बहुत मुतहर्रिक हैं। वज़ीर आला सिंध ने भी हैदराबाद के मेयर से रब्ता किया है। गवर्नर सिंध ने भी इंतज़ामी अफसरान से रब्ता किया है, DCs वगैरह से, और यही बताया जा रहा है कि चूँकि बिजली की फराहमी मुतासर थी इसलिए पंपिंग भी नहीं की जा सकी। अच्छा, आगे से ये कराची के लिए भी ये फोरकास्ट है कि बहुत तेज़ बारिशें हो सकती हैं ऑल दैट, बट हाउ डू यू रियली सेव योरसेल्फ फ्रॉम इट? क्योंकि अब बारिशों का भी वो पुराना वाला जोर नहीं है कि थोड़ी बहुत बारिश हुई और चल पड़ी। अब तो इट ऑलमोस्ट कम्स विद अ वेंजेंस कि गुस्से में लगता है कि कोई बदला लेने बारिश आ रही है। बिकॉज जो हाल होता है, मतलब तालाब तो पूरा शहर बन ही जाता है, लेकिन ये छतें गिरना, इलेक्ट्रिक्यूट होना, these are relatively new phenomena और people need to be extra careful. Certainly people. अगर पहले होते तो अब ज़्यादा होने के। इसके बारे में आप ज़रा उधर अभी आगे बढ़ेंगे और इस पे हम आगे चलकर बात करेंगे क्या है आने वाले चंद दिनों की और क्या तैयारी है, इस पे भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उधर गरज बरस कहीं और भी हो रही है और वो है सियासी गरज बरस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, आपको पता है यूजुअली वैसे बात करते तो ऐसा लगता है कोई गरज रहा है। अब ये गरजते ही हैं या बरसते भी हैं, ये फैसला आप खुद ही करेंगे। लाहौर में रवायती गरज के बाद वो मुज़ाहिरा उन्होंने किया और उसके बाद वो अपने सूबे जो है वो वापस जा चुके हैं। और PTI की एहतजाजी तहरीक को 90 रोज़ में बदलने के ऐलान पर तहरीक इंसाफ के अंदर ना सिर्फ कन्फ्यूजन बढ़ी है बल्कि अली अमीन गंडापुर पर पार्टी के अंदर से तनकीद भी हो रही है। कन्फ्यूजन तो हमें भी थी, आपको पता है, कुछ दिनों से हम भी बात कर रहे थे कि होना क्या है। तो ऐसा समझा जा रहा है कि गंडापुर ने 90 दिन का प्लान दे कर बानी PTI के 5 अगस्त के ऐलान को बज़ाहिर बेअसर कर दिया है। एंड दैट इज वेरी, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से जब से ये अनाउंसमेंट्स हुई थी हम भी यही बात कर रहे थे कि वो 90 दिन कुछ और है, 5 अगस्त वाला कुछ और है। तो ये ज़रा कन्फ्यूजन एब्सोल्युटली पड़ी हुई। और कल इमरान खान साहब के साहबजादों का दोबारा एक्स पर बयान आया और उन्होंने दोबारा अपने वालिद की रिहाई के बारे में लिखा और उसका मुतालबा किया और बताया कि वो किस कदर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, मगर ऐसे सर्वेस भी आ रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर की परफॉर्मेंस से सूबे के आवाम ज़्यादा खुश नहीं हैं। गैलप पाकिस्तान के ताज़ा सर्वे में 85% लोगों ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया है। सर्वे में 60% शहरी सूबाई हुकूमत के माजी में धरनों और एहतजाज से नाराज नजर आए। सर्वे में PTI के 36% सपोर्टर्स ने अली अमीन गंडापुर को हटाने की हिमायत की है। दूसरी तरफ सियासी मुखालिफिन भी अली अमीन गंडापुर के गिर्द घेरा तंग करने को तैयार बैठे हुए हैं। जोड़ तोड़ के माहिर समझे जाने वाले वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक से मौलाना फजल रहमान, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, नून लीग के अमीर मकाम की मुलाकात
सियासी हलकों में काफ़ी अहमियत रख रही है। JUI तो किसी सूरत अब अली अमीन को कबूल करने को तैयार नहीं है। मौलाना साहब के भाई ज़ियाउर रहमान ने ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल किया है, मगर ये भी दावा किया है कि गंडापुर की हुकूमत के खात्मे का वक्त अब करीब है। मौलाना फजल रहमान वो मौलाना फजल है जिन्होंने आपकी पार्टी को इक़्तिदार की ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप उस मुफ्ती महमूद के बेटे को चैलेंज करते हैं, ये मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आज और अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ। पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाना। ये आपको मालूम हो चुका है कि मेरे चल चलाव का जमाना आ चुका है। इंशाअल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बहुत जल्द आपके इस करप्शन, बद इंतजामी और बदअमनी में लिथड़ी हुई हुकूमत से छुटकारा देने जा रहे हैं। अच्छा जी, ये आपने सुन लिया और साथ ही आपको बताएं कि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कल फिर कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा को तब्दीली की ज़रूरत है। अली अमीन गंडापुर के जारहाना बयानात ने तहरीक इंसाफ और JUI के दरमियान किसी मुमकिन सियासी हम आहंगी के इम्कानात जो हैं वो तकरीबन ख़त्म ही कर दिए हैं और लगता यह है कि JUI किसी भी वक्त PTI के ख़िलाफ़ ऑल आउट जा सकती है और कहा जा रहा है कि सेनेट इंतखाबात इस नई सफबंदी का पहला इम्तिहान साबित हो सकते हैं। So this has been brewing for a while. It is brewing for a while and अब it is all out. दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन है खैबर पख्तूनख्वा में, मौलाना भी हैं, नून लीग भी हैं, उनके अपने भी मामला चल रहे हैं, जिसका मौलाना ने कल इजहार भी किया है। मतलब इलेक्शन कमीशन में रिजर्व सीटों के मामले पे लिटरली ऐसा लग रहा था कि मुस्लिम लीग नून और JUIF जो है वो आमने सामने है। और JUIF का ये कहना है कि इन्होंने जो हमसे कमिटमेंट की थी वो पूरा नहीं की है, इन्होंने वो पूरा नहीं कर रहे हैं। सो यू नो थोड़ी कंफ्यूजन उस तरफ भी है। हम अच्छा, बीना खान हमारे साथ हैं, वजीर बराए आला तालीम खैबर पख्तूनख्वा। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम से इत्तेहाद इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी और मौलाना ने शर्त रख दी थी कि वजीर आला जो है वो तब्दील कर दे। ऑब्वियसली अली अमीन गंडापुर साहब ने कह दिया कि ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो क्या ये गंडापुर साहब का ज़ाती फैसला है या पार्टी का फैसला है? ये बड़ी कन्फ्यूजन है, क्लियर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब जो है इमरान खान साहब का इंतखाब है और उन्हीं की बदौलत जो है वो आज वज़ीर आला है और वज़ीर आला के मनसब पे खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब किसी पार्टी या किसी शख्सियत के कहने के ऊपर ना तो तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसीज चला रही है और ना जो है उनके ख्वाहिश के ऊपर जो है किसी को हम लगाएंगे या रिमूव करेंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर फैसले वही चलते हैं जो इमरान खान का हुक्म होता है, जो उनकी डायरेक्शन होती है। तो इसके ऊपर जो है ठीक है, हम चाहते हैं कि हम इत्तेहाद करें, अपोजिशनों को एक जगह इकट्ठा करें, लेकिन उसमें अगर ऐसी शरात आएंगी तो मेरे ख्याल में ओवरऑल तहरीक के लिए जो बड़ा मकसद है, जो वोट चोरी हुआ है, उसके लिए जो है ये ठीक नहीं रहेगा। तो किसी की ख्वाहिश पे हम कदम नहीं लगा सकते, लेकिन यह है कि रियलिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा सर, बातें तो और भी हो रही हैं खान साहब, अगर आप लोग खुद इन हाउस तब्दीली नहीं लाएंगे तो फिर आपकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, फिर आपके अपने नाराज़ अरकान हैं, इनके पास ये ऑप्शन तो मौजूद है, सब मिलकर तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए भी वज़ीर आला को हटा सकते हैं। इत्तलात ये भी हैं कि ऐसी तैयारियाँ भी हैं, अगर ऐसी तब्दीली आ जाए तो आप लोगों को कबूल होगी? कोई देखिए, मैंने आपको कहा कि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत है, कोई माँ का लाल जो है ना वो यहाँ पे इमरान खान के हुक्म के बगैर ना तब्दीली ला सकता है, ना कोई फॉरवर्ड ब्लॉक है, ना कोई तहरीक इंसाफ छोड़ सकता है। और जिन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है उन्होंने अपने लिए सियासी कबर खुद जो है वो खो दी है। आपने पहले देखा है कि इससे पहले कितने बड़े बड़े नाम जो हैं जो कि अपने आप को सियासत के मैदान में बहुत आला मनसब पे देख रहे थे, उनका क्या हाल हुआ है? आज उनका नाम और निशान तक नहीं है। वो तकरीबन इस वक्त जो है उनकी सियासी जो कद काट है वो खत्म हो चुकी है। तो पहली बात यह है कि पख्तूनख्वा में तमाम लोग जितने भी MPAs हैं वो इमरान खान के साथ जुड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं और 9 मई की फिफाइयत के बावजूद अगर आप वो करें तो आप उनको नहीं हिला सकते। और दूसरा यहाँ का कल्चर भी ऐसा है
और अगर कोई जाता भी है उसके बावजूद भी तो वो मतलब वो उसका फिर अपना सियासी कदकाट फिर देख ले। तो हम सब बाशमूल मेरे वज़ीर आला साहब के, हम सब इमरान खान के वोट के ऊपर आए हैं और यहाँ वही चलेगा जो इमरान खान चाहेंगे। हाँ, अपोजिशन के लिए ये मशवरा है कि आप जरा आजमा के देख लें, अगर आप लाना चाहते हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो आपके 53 जो है जरा उनकी हिफाजत करें कहीं वो 53 जो है कहीं मिस ना कर जाए। गॉट इट देयर। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट दावर ने भी हमें ज्वाइन किया जिनसे हम ज़रा ऑन द ग्राउंड रियलिटी भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मीना खान साहब, एक तरफ सूबे में ये हालात हैं और दूसरी जानिब अपने लीडर की रिहाई के लिए एक बड़ी मुहिम का ऐलान भी कर दिया गया है। तो 5 अगस्त हो या फिर 13 अक्टूबर हो, इस डेडलाइन के अंदर ऐसा क्या होना मुमकिन है जिससे इमरान खान को रिलीफ मिले? और ये वो सवाल है जो ऑब्वियसली आपके जो कारकुन हैं पार्टी के वो जानना चाहेंगे, तो कोई लाहे अमल तो बनाया होगा। 13 अक्टूबर की तो मुझे डेडलाइन का कुछ नहीं पता कि 13 अक्टूबर की क्या डेडलाइन है। 5 अक्टूबर का डेडलाइन खान साहब ने दिया हुआ है कि 5 अक्टूबर तक हम मैक्सिमम मोमेंटम बनाएंगे और तहरीक को बिल्कुल पीक के ऊपर लेके जाएंगे, नुक्ते अरूज के ऊपर लेके जाएंगे। लाहौर से हमारा जो वो मोमेंटम बनाने का आगाज हो गया है। अब हर जिले, हर सूबे, हर हल्के और नीचे नेबरहुड कौंसल, यूनियन कौंसल तक इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को मोबिलाइज करेंगे और इमरान खान का पैगाम देंगे। मुल्क के अंदर इस वक्त जो फिस्तायत जारी है, जो लाकानूनीत है, 26 आईनी तरमीम के बाद जो इंसाफ का कत्लेआम जारी है, इस वक्त जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी कैद के अंदर है, बाकी असीरान है उनको उनके सियासी रफुका और खानदान से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको जो है वो फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। तो तमाम कौम को जो है इससे आगाह करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब 5 अगस्त को पीक पे पहुंचेंगे उसके बाद इमरान खान साहब जो चेयरमैन है और जो बाकी क़यादत है इंशाअल्लाह ताला वो आगे जो भी लाहमल देती है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह अपने तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका मीना खान साहब, लेकिन आपकी बातों में अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं मिल सकी कि 5 अगस्त को पीक पे कैसे पहुंचेंगे। मतलब कोई पीक थोड़ी है जैसे सर करना है या उस पे पहुंच जाना है। और आपने तो अभी राब्ता मुहिम का जिक्र किया है कि घर घर जाएंगे, लोगों से राब्ता करेंगे, मुहिम चलाएंगे। अब ये पीक पे किसी जलसे की सूरत में पहुंचना है, किसी धरने की सूरत में पहुंचना है या बस राब्ता मुहिम ही चलनी है? और इसमें महीने से कम रह गया है। मतलब दिस इज वेरी शॉर्टर टाइम फॉर एनी। ये हम जरा रसूल दावड़ से जानते हैं, हमारे साथी पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रसूल दावड़, मतलब हमें यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। हमने कहा शायद आप लोगों को वहाँ पेशावर में ज़्यादा क्लैरिटी हो। एक तरफ 5 अगस्त का उरूज होना है, अब ये भी कह रहे हैं कि नुक्ता उरूज होना है, पीक पे पहुंचेगी ये तहरीक। पीक पे कैसे पहुंचेगी? जब पे तो तब पहुंचेगी जब कुछ शुरू होगी और जब वजीर और जब शुरू होगी और जब वजीर आला कह रहे हैं दूसरी तरफ के 90 दिन का हमारा टाइम है और उसके अंदर हमने कोई फैसला करना है, तो फिर ये 5 अगस्त को क्या होगा? जी यकीनन, चूँकि अभी 5 अगस्त से कबल काफ़ी यानी 3 महीने हैं, बल्कि काफ़ी टाइम है, तो इस वजह से यहाँ पे इसके अपने MPA खिसक रहे हैं, इस तरह के इत्तलात आ रहे हैं। अच्छा, ये भी इत्तलात आ रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की इत्तलात हमने सुनी थी, ज़ाहिर है कुछ लोग इससे पहले भी PTI से मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं और नहीं, तो बात तो वहीं आ गई ना, वो कंफ्यूजन दर कंफ्यूजन। ओके, एवरी टाइम वी आस्क अ क्वेश्चन तो उसके जवाब में वो एक और कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होती है। बड़ी सिंपल सी बात है, 5 अगस्त को जो भी होना है पहले तो वो समझा दें कि होना क्या है और उसकी प्रेपरेशन शुड हैव स्टार्टेड बाय नाउ, वी आर लेस देन अ मंथ अवे। अब दूसरी तरफ एक तरफ ये कह रहे थे मीना खान साहब कि कोई माई का लाल जो है वो ये तब्दीली नहीं ला सकता इमरान खान साहब की मंशा और मर्जी के बगैर। इंडीड, मगर हकीकत ये भी है कि रसूल दावड़ हमें बता रहे हैं कि लोग ऑलरेडी खिसकना शुरू हो गए हैं। वो जो आज़ाद जिनको हैसियत हासिल है उनकी प्रॉब्ली बात हो रही है। जी रसूल दावड़ कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी बिल्कुल, क्योंकि बानी PTI ने दावे किए थे, वो दावे अब तक पूरे नहीं हो रहे हैं। ग्राउंड पे इनके लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो रही है। इनके अपने जो MPAs है, 20 MPAs की कमी है हुकूमत तब्दीली में, और इस वक्त अपोजिशन के जो मंजो सियासतदान है वो आपस में बैठक कर रहे हैं और इनकी कोशिश है कि PTI के इस 20 मेंबरान को किसी तरीके से अपनी तरफ खींच ले। और उसमें एक बुनियादी वजह यह है कि चूंकि वज़ीर आला के साथ अंदरूनी इख्तिलाफात की कहानियां चल रही है, तो
ऐसे में 20 अरकान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि बाद लोगों ने पहले से स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया है कि हम जो यानी ताकतवर लोग कहेंगे हम वही मानेंगे। अगर ऐसा ही है तो 20 लोग तो बड़ी आसानी के साथ खिसक सकते हैं और किसी भी वक्त हो सकता है। और इसके अलावा सियासी वफादारियां तब्दीली का मौसम शुरू हुआ चाहता है। 20 मेंबरान की कोशिश में है और इस वक्त जो सेनेट के इलेक्शन आ रहे हैं इसमें मुकम्मल तौर पर पता चल जाएगा कि क्या पीटीआई अपने तमाम जो इसके सेनेटर है उसको जितवा सकते हैं या नहीं। ये टेस्ट केस होगा इनके लिए। 5 अगस्त तो दूर की बात है, इससे कबल तब्दीली के आसार नमदार होना शुरू हो चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा में। कितने अरकान हैं जो खिसकने के लिए तैयार बैठे हैं? कुछ कोई आइडिया है, जरा आप हमें दे सकते हैं? जी, चूंकि अच्छा, आपकी रसूल जी, अब आपकी आवाज़ भी क्लियर है और शायद हम आपको देख भी सकेंगे, ज़रा प्लीज़ बताइए जी। अच्छा, चूँकि पीटीआई के पास बीएन में है और इसके अलावा 53 जो अपोजिशन के पास है, तो उसको अब 20 अरकान की ज़रूरत है। और 20 अरकान में से कहा जा रहा है कि कुछ तो ऑलरेडी जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा है उनसे नाराज़ है और उस नाराज़ अरकान में से अपोजिशन की कोशिश होगी कि वो किसी को अपने साथ मिलाए। लेकिन एक तरफ चूँकि मौलाना भी सरगर्म हो चुका है और PMLN और पीपल पार्टी खसूसन ये तीनों मिल के सरगर्म हो चुके हैं। अलबत्ता अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से यानी तब्दीली, इसी तरह की तब्दीली के कुछ इख्तिलाफात है वो नहीं चाहते फिलहाल। लेकिन रसूल दावड़ मौलाना और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनके मामलात भी इतने कोई आइडियल नहीं हैं। मतलब रिजर्व सीटों के मामले पे भी इख्तिलाफ है, वो इलेक्शन कमीशन में गए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग और JUIF। सो वहाँ भी मामलात इतने सेटल तो नहीं है कि एकदम से इतनी हम आहंगी पैदा हो जाए और तहरीक अदम अतमाद की तरफ बात चली जाए। यकीनन चूँकि इसमें कुछ लो और कुछ दो का होता है, तो इस वजह से अभी ये सेनेट इलेक्शन में अपोजिशन ने आपस में अंडरस्टैंडिंग कायम कर ली है और उनके जो आपस के इख्तिलाफात थे, जो कोर्ट केसेस है, वो भी शायद 1-2 दिन में वो भी वाज़े हो जाएगा। लेकिन यह है कि अब अपोजिशन मुतहद होना शुरू हो चुके हैं और अब जो बयानबाजी है ख़ुसूसन JUI जो इसके पास सबसे ज़्यादा MPs है और इसके अलावा PTI के दरमियान वो भी पीक पे है। इस वजह से अब JUI के सरबराह ने ख़ुद कहा है कि PTI के अंदर से तब्दीली आनी चाहिए। तो अब अगर JUI और PMLN और पीपल पार्टी मिल के ये तीनों तो वो किसी तरह से भी यानी PTI को टफ़ टाइम दे सकते हैं। 5 अगस्त से कबल कोई तब्दीली के लिए सरप्राइज़ दे सकते हैं और सरप्राइज़ में PTI के अपने जो MPs है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने पहले से किसी को स्टैम्प पेपर पे लिख के दिया था कि जो आप कहेंगे वही हम मानेंगे, तो वही लोग अब मैदान में कूदेंगे। और इस वक्त जो सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं तो इसमें भी एक शख्सियत पर PTI के अंदर इख्तिलाफात है। तो अब सेनेट के इलेक्शन होते ही इनका असल अंदाज़ा हो जाएगा कि वज़ीर आला के साथ कितने लोग खड़े हैं। और इसके अलावा इंटरेस्टिंग ये स्टैम्प पेपर पे किसने लिख के दिया था, ये भी बड़ी देखिए फिल्मी किस्म की ना सिचुएशन होती है और कितनी गिव एंड टेक It's going to be interesting and we'll keep you posted certainly। अच्छा, इन द मीन टाइम वी हैव तब्दीलियां आएंगी, कुछ अच्छी मुस्बत खबरें भी हैं हमारे पास। जैसे कि आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की नित नई बुलंदियों को देखकर बिल्कुल क्या माशाल्लाह कहने को दिल चाह रहा है, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड जो है वो बना रही है। और कल 100 इंडेक्स मुल्क की तारीखी में पहली बार 1,36,000 की नई रिकॉर्ड हद जो है वो अबूर कर गया है, विच इज़ अ बिग डील। इक्तिसादी माहिरीन जो हैं वो स्टॉक मार्केट में तेज़ी के रुझान को पाकिस्तान की माशी पॉलिसीज़ पर सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का नतीजा करार दे रहे हैं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज का नया संग मील अबूर करने पर कल खुशी का इजहार करते हुए कहा कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का एतमाद हुकूमती पॉलिसीज़ दुरुस्त होने की अक्कासी कर रहा है। डेफिनेटली ऑब्वियसली हुकूमत तो इसका क्रेडिट लेगी। 2 रोज़ पहले IMF के नुमाइंदे ने भी पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी की तारीफ़ की थी और उन्होंने तवक्को जाहिर की थी कि पाकिस्तान 2025 में मज़ीद तरक्की करेगा। हुकूमत क्रेडिट तो पूरा ले रही है,
यह भी यकीनी बनाना होगा कि इन्वेस्टर्स का एतमाद इसी तरह बरकरार रहे। अच्छा, वी नीड टू टॉक अबाउट मोर ऑफ दिस, और हमें ज्वाइन किया मोहम्मद सुहेल जो माशी तज्जियाकार है, हमारे शो पे आते रहते हैं। सुहेल साहब, बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं और स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल कई दिन से तेज़ी का रुझान जो है वो चल रहा है और रोज़ नए रिकॉर्ड भी बन रहे हैं। इसकी वजह आपको क्या नज़र आ रही है और ये सिलसिला इंशाल्लाह कब तक चलता रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो पिछले 1-2 हफ्ते से जो हमने मार्केट में रिकवरी तेजी देखी है, उसकी मेन वजह यह है कि जो लोकल म्यूचुअल फंड्स हैं उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है और वो डाइवर्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की तरफ। और मेरे ख्याल में उसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये कि IMF ने बजट को देखते हुए काफ़ी हद तक पॉजिटिव आउटलुक दिया है। स्टेटमेंट भी आया है IMF का कि वो पाकिस्तान के रिफॉर्म एजेंडा से खुश हैं। दूसरी जानिब हुकूमत ने जो है बैंकिंग सेक्टर में जो पैसे होते हैं या फिक्स्ड इनकम पे जो टैक्स रेट होता है वो काफ़ी बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से हमने देखा है कि काफ़ी लिक्विडिटी जो है, कैश लिक्विडिटी, वो स्टॉक मार्केट की तरफ आई है। यही वजह है कि मार्केट नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। और आपको ये सुन के बड़ी हैरत भी होगी कि पिछले 2 साल में 3.5 गुना मार्केट बढ़ गई है और ये मेरे ख्याल में 20 साल की सबसे तेज तरीन तेजी की लहर है जो हमने स्टॉक मार्केट में देखी है। सरमायाकारों का मार्केट में इंटरेस्ट हमेशा ही रहता है, लेकिन इस हम ट्रेंड कह रहे हैं, इसको सस्टेन करना है, ये एक मसला है। हुकूमत या स्टेट बैंक अब क्या पॉलिसियां अपनाएं कि ये एतमाद बरकरार रहे और ये सिलसिला, ये ट्रेंड चलता रहे? लेकिन पाकिस्तान का अलमिया ये रहा है कि बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन इकोनॉमी में रहा है, जिसकी वजह से करेंसी में भी बहुत वॉलेटिलिटी रही है जो स्टॉक मार्केट को असरअंदाज करती है। बट इस दफ़ा जो ऑप्टिमिज्म है मार्केट में वो ये बता रहा है कि चूंकि हुकूमत है IMF की कंडीशंस को फुलफिल कर रही है, रिजर्व बढ़ा रही है, करेंसी को भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रही है, और चूंकि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो हेड हैं वो चूंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, एक तरह से टेक्नोक्रेट हैं, तो लोगों को कॉन्फिडेंस है कि जो IMF लेड रिफॉर्म्स हैं वो जारी रहेंगे और हुकूमत दोबारा से बूम बस्ट के साइकिल में शायद ना जाए, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस जो है स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा है। राइट, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, ये भी बता दें फाइनली कि मार्केट की ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अब भी बहुत से लोगों का मानना है कि यहाँ बहुत पोटेंशियल है और ये पोटेंशियल से कम हो रहा है काम और नए इन्वेस्टर्स जो हैं उनको भी आगे आना होगा। तो आपकी नज़र में मार्केट का पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है और किस सतह तक कारोबार यहाँ होना चाहिए? देखिए, पिछले अगर हम 2-3 साल में देखें तो मार्केट ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट पिछले आप 10-12 साल में देखें तो मार्केट की साइज काफ़ी कम हो गई है। जो हमारा स्टॉक मार्केट वर्सेस GDP था वो आधा रह गया है। तो पोटेंशियल तो काफ़ी है, मगर जिस तरह मैंने कहा इसके लिए पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। अगर वो कंटिन्यू रहेगी तो मार्केट शायद अपने पोटेंशियल तक पहुँचे, मगर अगर वो कंटिन्यू नहीं रहेगी तो ये एक मार्केट के लिए जो हमारे यहाँ पिछले 10 साल में उतार चढ़ाव रहा है वो रिस्क जरूर रहेगा अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट ना रहे तो। गॉट इट। मोहम्मद सुहेल, बहुत बहुत शुक्रिया, माशी तज्जियाकार। सो वी थॉट कि हम आपको ज़रा ये भी बता दें दैट वी आर इन अ गुड डायरेक्शन राइट नाउ। होपफुली वही सस्टेनेबिलिटी की बात है कि इसी तरह ही रहे। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है। वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट्स वेटिंग फॉर अस, बट बिफोर दैट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सी यू इन अ व्हाइल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, हम वापस आ गए हैं बारिशों पे, बिकॉज वो एक सीरियस मोड जो है वो उस पर पहुंच रही है बात, और बिल्कुल सीन जो है वो फैल रहा है। अब मुल्क के आपको पता ही है कि बेशतर इलाकों में मानसून की बारिशें अपने ज़ोरों पर हैं और वी नीड टू रियली फाइंड आउट कि बात कहाँ तक जा रही है। हैदराबाद में हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, काफ़ी बारिश हुई है उधर। ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे पंजाब से तो बहुत कम लगेगी, लेकिन हमारे शहर जो हैं यहाँ सिंध में दे आर नॉट रियली इक्विप्ड टू टेक एज मच बारिश। अब कितनी बारिश हुई है ये हम जानते हैं, हमारे साथी हैं अली बड़ा शहर है। अब अली बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है? कल तो जल थल एक था, गलियां, सड़कें, नदी नाले बने हुए थे, अभी भी हम आपके पस मंजर में पानी खड़ा देख रहे हैं। कुछ इलाकों से पानी निकला या अभी तक वैसी ही सूरत हाल है शहर की ओवरऑल? जी अब्दुल्ला, गुज़िश्ता रोज़ तो जल थल एक हो गया था, लेकिन इस वक्त अगर हम शहर की सूरत हाल की बात करें तो शहर की जो अहम शाहराहें हैं और कई इलाके ऐसे हैं जहां से
बरसाती पानी का निकास कर दिया गया है। लेकिन जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, ये नशेबी इलाका है लतीफ़ाबाद 2 नंबर का, यहाँ पर अब भी पानी मौजूद है। इसी तरह से हैदराबाद के जो दीगर नशेबी इलाके हैं और अंदरून के इलाके हैं, वहाँ से भी बरसाती पानी का निकास नहीं हो सका है। इसमें रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पानी अब तक जमा है, क्लॉथ मार्केट है, फ़कीर का पेड़ का इलाका है, फतेह चौक का इलाका है, इसी तरह से कासमाबाद के कुछ इलाके हैं, वहदत कॉलोनी के, वहाँ पर अब भी बरसाती पानी का निकास नहीं हो सका है। अच्छा अली नईम, ये भी बताइएगा क्योंकि हम एक कंपैरिजन भी कर रहे हैं। अब हम जब पंजाब में बात करते हैं तो 180 लाहौर में मिलीमीटर बारिश हो रही है नॉल, तो ये एक फिगर हमें दें ताकि हमें समझ आए कि कितनी बारिश हुई है हैदराबाद में। अच्छा जी, हैदराबाद के अंदर अगर बारिश की बात करें तो महकमा मौसमियात की से जो हमने मालूम किया तो महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हैदराबाद में सिटी के इलाकों के अंदर 53 मिलीमीटर और एयरपोर्ट के इलाकों के अंदर जहाँ उनकी ऑब्जर्वेटरी होती है वहाँ पर 50 मिलीमीटर के करीब बारिश रिकॉर्ड की गई है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया का दावा है कि 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर ये तज़ाद देखने में आ रहा है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ यही बताया गया था कि हैदराबाद के अंदर मूसलाधार तूफ़ानी बारिश ज़रूर हुई है, लेकिन हैदराबाद के डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबदीन मेमन की जानिब से दावा किया गया कि क्लाउड बस्ट हुआ है। ये इस बात में कोई शुबा नहीं है कि हैदराबाद के अंदर माजी में इस तरह से बारिश नहीं देखी गई कि आधे घंटे के अंदर जलथल एक हो गया। मूसलाधार तूफ़ानी बारिश थी जिसकी वजह से दरख्त भी बहुत ज़्यादा गिरे हैं। इसी तरह से टंबर मार्केट के इलाके में एक छत गिर गई एक लकड़ी के गोदाम के अंदर। इसी तरह से कई मकामात के ऊपर हैस्को के पोल्स गिरे हैं। जो फीडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए। की फरहमी की क्या सूरत हाल है? शहर में बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल हो गई है या अभी भी इलाके ऐसे हैं जहाँ बिजली नहीं आ रही? अब्दुल्ला सूरत हाल इस वक्त यह है कि शहर के अंदर जो शहरी हैं उनकी जानिब से कंप्लेंट्स अभी भी यही हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो शाम 4 बजे बिजली बंद हुई थी वो अब तक बहाल नहीं हो सकी है। कई इलाकों से ये शिकायत हैं, लेकिन हैस्को तर्जुमान का ये दावा है कि 152 फीडर हैं हैदराबाद के अंदर और वो सारे के सारे रिस्टोर कर दिए गए हैं। जब हमने उनसे इस बारे में बात की कि शहरियों की कंप्लेंट्स हैं तो टेक्निकल तरीके से उनका ये कहना था कि फीडर तो रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन जिन इलाकों के ऊपर फॉल्ट था उसको दूर करने के बजाय उस सेक्शन को ही काट दिया गया। उस सेक्शन को काटने के बाद उन्होंने फीडर को रिस्टोर कर दिया। और ये भी बताया गया है कि चूँकि जिन इलाकों के अंदर वासा के पंपिंग स्टेशन है उनको चलाना ज़्यादा ज़रूरी था ताकि बरसाती पानी का निकास किया जा सके, तो इस वजह से फीडर्स को लामुआला किसी भी तरीके से इन लोगों ने रिस्टोर किया है, चाहे उसके अंदर इलाकों को पूरे इलाकों को ही सेक्शन के तौर पर। जी बिल्कुल, ये बताइएगा कि अब जो हो रहा था बिल्कुल वो तो हो गया, फोरकास्ट क्या कह रहा है कि अब मजीद बारिशें भी होनी है और अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ कि ये जो बारिश हुई है ये क्लाउड बर्स्ट था कि एक्चुअली क्या था। तो आगे क्या देख रहे हैं? फोरकास्ट ये बता रहे हैं कि एक्चुअली बारिशें होनी है और उसकी तैयारी होना भी ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी इतना पानी है, ऑलरेडी बारिश हो चुकी है। देखिए उमा, फोरकास्ट तो 15 से 18 जुलाई की थी कि हैदराबाद के अंदर अर्बन फ्लडिंग हो सकती है, लेकिन 14 जुलाई को ही हैदराबाद के अंदर तूफ़ानी बारिश हुई है। तो बादल हैं, अब भी हैं, हब्स का मौसम भी है, हवा भी चलती है। महकमा मौसमियात की जानिब से बहरहाल वार्निंग जारी की गई हैं और अलर्ट भी जारी हुआ है। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया का ये कहना है कि हमारी तरफ से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। इसके साथ ही मैं आपसे एक चीज़ और भी शेयर करना चाहूँगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। आपने अली नईम, ज़ाहिर है आप वहाँ पे रहने वाले हैं, आपने कोई तैयारी देखी थी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से? और कल से अब तक ज़ाहिर मेयर का रब्ता भी हुआ है, वज़ीर आला ने मेयर से रब्ता किया है, गवर्नर सिंध भी मुतहर्रिक थे, पीपल आर इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्टेड और ध्यान कर रहे हैं कि भाई सूरत हाल यहाँ बेहतर हो। यहाँ कोई तैयारी हुई थी बारिशों से पहले? नालों की सफाई, निकासी है आपका सिलसिला जो ठीक करने की कोशिश की जाती है, एक रूटीन होता है ना? अब्दुल्ला, हैदराबाद के अंदर बेसिकली जो निकासी आपका सिस्टम है वो नालों पर मुश्तमिल है और ये नाले हैं उसके अंदर हमारे यहाँ हैदराबाद के अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि गार्बेज लिफ्टिंग का जो इशू है वो एक बहुत बड़ा इशू है। लोग ज़्यादातर कचरा जो है वो इन नालों में ही फेंक देते हैं और सूरत हाल इस तरह से है कि यहाँ से इसको एक्सकेवेटर्स के ज़रिए कचरा निकाला जाता है नालों से, लेकिन उसके बावजूद उसका फॉलोअप नहीं होता तो वो दोबारा भर जाते हैं। सफाई होती है हर मानसून के अंदर, लेकिन ज़्यादातर नुमाइशी होती है और नाले जो हैं वो इस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते।
नालों के साथ एक बात और भी ये ज़रूरी है कि हैदराबाद के अंदर पंपिंग स्टेशंस के ऊपर है सारा का सारा मुनसर करता निकासी आपका निज़ाम। पंपिंग गॉट इट। बहुत शुक्रिया अली नईम, आपने हमें अपडेट किया है। एक्सपेक्ट किया भी जा रहा था, लेकिन यही सारी बात है कि हम फोरकास्ट भी करते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अनवर शहजाद हमारे साथ हैं, तर्जुमान PTMA खैबर पख्तूनख्वा। वहाँ भी बारिशें हो रही हैं, जोरों पर जारी हैं और हलाकतें भी हुई हैं बारिशों के नतीजे में। ऐसा ही है। ये बताइएगा कि KP के मुख्तलिफ इलाकों में कई दिनों से इनफैक्ट बारिश हो रही है और बहुत से नुकसानात रिपोर्ट हो रहे हैं, तो किन इलाकों में ज़्यादा मसाइल नज़र आ रहे हैं और प्रेपरेशन क्या थी? बिल्कुल बिल्कुल, मानसून की बारिशों का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। 25 जून से जो है अब तक वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में बलाई और नशेब भी दोनों इलाकों में जो है बारिशों का सिलसिला जारी है। और रिसेंटली जो है PDMA ने जो एडवाइजरी इशू की है वो 11 जुलाई से 17 जुलाई तक जो है तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि बारिशों का जो सिलसिला है वो जुलाई के एंड तक जो है जारी रहने की पेशन गोई है। तो जो PDMA का रास्ता है उसमें तमाम हिफाजती इकदाम के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट पर रखा गया है। तमाम रेस्क्यू टीमें जो है वो पहले से ही अलर्ट हैं, क्योंकि बारिशों का जो सिलसिला है वो मैंने आपको जिस तरह बताया 25 जून से शुरू हुआ है, तो ये सिलसिला जो है जुलाई के एंड तक जो है जारी रहेगा। तो वक्तन फवक्तन जो है एडवाइजरीज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इशू की जा रही हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है पेशगी निपटा जा सके। तो इसमें जो है हमारे बलाई इलाके हैं, ये बलाई इलाके, इन बलाई इलाकों में ज़्यादा बारिशें होने की वजह से लैंड स्लाइडिंग्स और इसके साथ साथ जो है फ्लश फ्लड का खतरा होता है। इसी तरह जो है PDMA ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो है टूरिस्ट के लिए भी है एक एडवाइजरी इशू की है, ताकि जितने भी सयाह हैं, क्योंकि छुट्टियों के दिन हैं, तो तमाम जो फैमिलीज जो हैं वो बलाई इलाकों की तरफ सफ़र करती हैं, बिल्कुल अलर्ट हैं, तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो अलर्ट पे हैं। अच्छा, ये बताइएगा अनवर साहब के मानसून के दौरान सूबे में ज़ाहिर है फ्लैश फ्लडिंग का खतरा भी बताया गया था, ऐसा होने का खदशा कब तक है? कौन कौन से इलाके इसकी जद में आ सकते हैं? इस सिलसिले में कोई अर्ली वार्निंग्स हैं आपके पास? डिपेंड करता है महकमा मौसमियात की पेशन गोई पर, उनकी प्रोडक्शंस पर। मानसून में बारिशें जो है वो मामूल से ज़्यादा हैं, क्योंकि वेदर आउटलुक को देखा जाए तो इस मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशें हों, तो मामूल से ज़्यादा बारिशें होने की वजह से फ्लश फ्लड का खतरा बढ़ जाता है। तो जितने भी हमारे पास बलाई इलाके हैं जहाँ पर दरिया स्वात है, दरिया चतराल है, दरिया पंचकोड़ा है, यहाँ पर जो है ज़्यादा पानी की सतह बढ़ने से जो है फ्लश फ्लड का खतरा बढ़ जाता है। तो जितनी ज़्यादा बारिशें होंगी उतना ज़्यादा जो है खतरा रहेगा। तो मामूल से ज़्यादा प्रोडक्शन हुई है, तो इसलिए जो है फ्लश फ्लड का और इस तरह लैंड स्लाइडिंग का और दूसरे खतरा जो हैं वो सितंबर तक जो है वो जारी रहेंगे, क्योंकि मानसून का जो सीज़न होता है वो सितंबर तक ही जारी रहता है। तो अगर मानसून की बारिशें इस तरह वक्फे से जारी रहीं तो फ्लश फ्लड का खतरा जो है बालाई इलाकों में ज़्यादा रहेगा। अच्छा, परहैप्स अब हमारी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए कि बारिशें जो हैं वो मामूल से ज़्यादा ही होंगी, बिकॉज ये भी ट्रेंड जो है ये हर साल हम देखते हैं। सो इट शुड नॉट बी एन अनएक्सपेक्टेड थिंग कि जी बहुत ही ज़्यादा होगी, वी वॉन्ट प्रिपेयर्ड, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ रेन, क्योंकि अब ये हो रहा है। ये बताइएगा अनवर साहब के सानिया से बात के बाद ये सामने आ गया था कि PDMA और दीगर इदारों की वार्निंग्स के बावजूद मकामी इंतज़ामिया की तैयारियां जो थी वो पूरी नहीं थी। तो अब जो आप लोग वार्निंग्स इशू कर रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं, क्या हुकाम के रिस्पॉन्स में बेहतरी आई है? बिल्कुल जी, जिस तरह स्वात का वाक़या हुआ है, स्वात के वाक़े के बाद जो है तमाम इदारे जो है वो हाई अलर्ट हैं। जहाँ पर डेफिशिएंसीज थी, जहाँ पर रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी थी, तमाम रिसोर्सेज जो है वो मोबिलाइज कर दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है, और इसके साथ साथ जो है रेस्क्यू को लाइफ सेविंग जैकेट्स और अभी जो है ड्रोन्स जो है वो फराम किए जा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी भी जो है दी जा रही है। इसके साथ साथ जो है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो भी अलर्ट है। दफ़ा 144 जो है वो बिल्कुल नाफिस है। दरियाओं के करीब जाने से या दरियाओं के पास जो है सेल्फी वीडियोस वगैरह बनाने में जो है दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है। इस पेशन गोई के पेश नज़र रखते हुए तमाम इदारे जो हैं वो उन्होंने तमाम रिसोर्सेज यूटिलाइज की हैं। तमाम जो हमारे मशीनरी है, जो आलात हैं वो जो है बिल्कुल अलर्ट पे हैं। तो खुदा न खासा इस तरह कोई वाक़या पेश आता है तो पेश की इक़दाम किए जाएंगे।
अनवर शहजाद तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा। तो तैयारी तो लगता है कि है, बिल्कुल तैयारी है, लेकिन आप भी अपनी ज़रा तैयारी रख कर जाएं इन केस यू स्टिल ट्रैवलिंग टू द नॉर्दर्न एरियाज माउंटेन्स पे। आप दैट इज राइट एंड गिव हीड टू द वार्निंग्स। जब कोई वार्निंग मिलती है कि इधर से ना जाएं या ये इलाके से आप गुरेज करें एंड ऑल दैट, डोंट डू दैट। और ये पीक मॉनसून सीजन है, इसमें वैसे देख लें कि आपने जाना है, कहाँ जाना है या नहीं जाना। जाते तो होते हैं, जाएं, ठीक है, मतलब हर जगह जाने का कोई सीजन होता है ना। यही होता था हमारा सीजन, तो वैसे मई जून होता था, जुलाई अगस्त, भाई गर्मियों की छुट्टियां सीजन होता था हमेशा से। अब ये बारिशों ने वो टाइम जो है वो भी ले लिया है, तैयारी पकड़े हैं अपनी। और बट ऑफ कोर्स वार्निंग्स वगैरह आप देख लें। ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक जी। कल हमने आपको बताया था ना कि किस तरह से बरसात के मौसम में, वैसे हर साल ही होता है, बरसात के मौसम में मक्खियों की बहुतात होती है जो कि आपका जीना कैसे, और उसके बाद हाँ कह तो मतलब कर देती है। हर किसी के साथ ही हो रहा है तो क्यों ना कहा जाए। और फिर वो बड़ी वाली चिपकने वाली मक्खियां और फिर छोटी छोटी बेबी मक्खियां भी हैं। ये वो होती हैं जो कि आपके ऊपर मतलब कहीं आ जाएं किसी चीज पे, आपका एक तो ताक़ुब करती है ना ये। हाँ। कल मैं लिटरली वॉक कर रहा था और जरा साफ सुथरा ही माहौल है, लेकिन पीछे पड़ गई हैं मक्खियां। वहाँ ताक़ुब एक ही मक्खी थी, वो ताक़ुब करे चली जा रही थी। भाई पूरा पार्क है तुम्हारे लिए, तुम कहीं और जाके बैठो। नहीं, उसने नहीं बैठना ना, उसने ढूंढ लिया है कि उसने कहाँ जाके बैठना है। तो एनीवे बड़ी अनोइंग किस्म की हो रही है, घरों से लेकर अवामी मकामात पर, मतलब आप जहाँ जाएं मक्खियाँ जो हैं वो आपका पीछा कर रही हैं। और फूल शूल पे तो आती ही थी, चलो वो तो ठीक था। अब गंदगी के ढेर हो, आप गलती से अपना खाना निकाल ले, मतलब यू डू एनीथिंग, दे आर देयर। और कभी आपने ठेले देखे हैं, फल वाले ठेले, जिनके फल नहीं नजर आएगा आपको, आप फल नहीं नजर आएगा। ये ले जी, जामन लेना चाह रहा था, जामन लेना चाह रहा था। आम का तो चले आप छिलका उतारने का आपके पास ऑप्शन है ना, और जामन के तो कलर से मैच कर जाती हैं तो नजर ही नहीं आएंगी। चेरी के कलर से मैच कर रही हैं, ठीक है। फिर खुबानी, आड़ू, ये वो फल हैं जिनका आप छिलका यूज नहीं उतारेंगे, जाहिर है। सो इनके ऊपर चिपकी हुई हैं आजकल मक्खियां, किस तरह वैसे उन्हें धोएं। तो ये मक्खियाँ कहाँ से आ रही हैं, ये क्या हो रहा है, तो ये हमने ज़रूर, ऑब्वियसली गंदगी भी माशाल्लाह काफ़ी होती है इर्द गिर्द। और फल को बाय द वे ज़रूर बहुत अच्छी तरह धो के खाएं। और एक आपको पता है एक वो पिल भी मिलती है, अगर वो अपने पानी में आप डाल लें ना, जहाँ आप धो रहे हैं, तो लोग कहते हैं जी बेकिंग सोडा डाल लें और थोड़ा सा विनेगर डाल लें, उससे भी। जस्ट गूगल व्हाट यू कैन डू बिकॉज यू नीड टू बी रियली केयरफुल, मक्खियाँ बहुत ज़्यादा। और मैंने कल फल वाले से ये गुजारिश की कि क्या ही मुश्किल होगा अगर तुम एक कपड़ा लेके उन चीज़ों पे जिन पे छिलका नहीं लोगों ने उतार कर खाना, ढांप के रख दोगे इस फल को। अच्छा, तो लिहाजा अब डॉक्टर्स भी बाय द वे ये कह रहे हैं कि दिस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज ये काफ़ी हेल्थ इश्यूज जो है हो सकते हैं। शवाला असलम हमारे साथ मौजूद हैं। शवाला बताइएगा, मतलब हमारे यहाँ तो घर में हमने बच्चों को लगाया हुआ है मक्खियां मारने के लिए। I'm pretty good at that. So, क्या एक्सपर्ट्स माहिरीन क्या कहते हैं, ये बरसात में एक नॉर्मल फिनोमेना है या इस मरतबा बहुत ज्यादा मक्खियां पैदा हुई हैं? देखिए अब्दुल्ला, इन दिनों काफ़ी ज़्यादा कराची वालों के लिए जो मक्खियाँ हैं उन्होंने मसाइल पैदा कर दी हैं। और अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मेरे इर्द गिर्द भी काफ़ी मक्खियाँ मौजूद हैं। अब देखिए इसकी मैं अगर आपको दो रीज़न ये बताऊँ कि सबसे पहला तो ये कि मानसून का सीज़न है, तो मानसून के सीज़न में ऑब्वियसली जो वेदर कंडीशंस होते हैं, जो ह्यूमिड लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो मक्खियों की अफजाइश है वो भी इस मौसम में, क्योंकि ये साजगार माहौल फराहम करती हैं, तो मच्छरों की और जो मक्खियों की अफजाइश होती है वो इस मौसम में हो जाती है। ये तो हो गया एक फैक्टर। अब अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें जो कि एक प्राइमरी फैक्टर है और हम उसके बारे में हर वक्त बात करते रहते हैं, वो हमारे शहर की सिचुएशन है कि यहाँ पर जो सैनिटेशन का निज़ाम है, जो पुअर ड्रेनेज सिस्टम है, हम ये देखते हैं कि हर जगह एक तो बारिश जब होती है तो पानी जमा हो जाता है और उसके बाद फिर काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ वहाँ पर अफजाइश उनकी हो रही है, मच्छरों की भी हो रही है। और उसके साथ ही जो गड्ढे होते हैं वहाँ पर जब गंदा पानी जमा होता है, जो सीवरेज का जो निज़ाम है धर्म भरम है, तो हर जगह हम ये देख रहे हैं कि सीवरेज का पानी मौजूद है, तो वहाँ पर जो अफजाइश है वो मक्खियों की और मच्छरों की बढ़ रही है। तो अब इसमें ऐसा होता है कि जब वो मच्छर या मक्खी वहाँ से होते हुए किसी ऐसी खुली हुई अशिया पर जाते हैं तो वो जरासीम मुंतकिल होते हैं और फिर उमूमन जब लोग उनको खा रहे होते हैं और हाथ भी नहीं धो रहे होते, अपनी भी सैनिटाइजेशन का ख्याल नहीं रख रहे होते, तो ऑब्वियसली फिर जो जरासीम है मुंतकिल होते हैं और उसके बाद जो बीमारियां वो काफ़ी ज़्यादा फैलती हैं। बीमारियों के हवाले से बिल्कुल जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस है
जी बिल्कुल शवाला, हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे और आपने एक्सप्लेन भी कर दिया कि एग्जैक्टली हो क्यों रहा है और मौसम भी जो है बड़ा साजगार है इस चीज़ के लिए। इंतज़ामिया कुछ कर रही है, क्योंकि ये ऑब्वियसली गैस्ट्रो की भी आप बात कर रही हैं और हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत इन्फेक्शंस और इस किस्म की चीज़ें हो सकती हैं। इंतज़ामिया ने क्या डिसाइड किया है? कोई स्प्रे कर रहे हैं, कुछ ऐसी जगहों को बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आपको मैं बताऊं कि जो एक मक्खी है वो 10 लाख बैक्टीरिया फैलाने का सबब बनती है, तो ये एक ऑब्वियसली एक अलार्मिंग सिचुएशन है। फिर उसके बाद अस्पताल में गैस्ट्रोएंटराइटिस, मुख्तलिफ जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं, मरीज़ उनके अलामात के साथ आ रहे हैं। अगर मैं बताऊं कि इंतज़ामिया से हवाले से कितनी मुतहरिक है, तो जो मेयर कराची है उन्होंने ये कहा था कि जो मशीनरी है वो प्रोवाइड कर दी गई है फ्यूमिगेशन के लिए, तो जल्द ही जो फ्यूमिगेशन ड्राइव है वो भी स्टार्ट की जाएगी। तो केएमसी हुकाम का भी ये कहना है कि शहर में जो फ्यूमिगेशन ड्राइव है वो स्टार्ट की जाएगी और उसके लिए वो एक टाउन के सतह पर वो स्टार्ट करेंगे, ताकि क्योंकि आज से भी जो एक्सपेक्टेड है बारिशें कराची में, तो ऑब्वियसली मॉनसून, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि आज 15 जुलाई इसको गुजर चुकी है, लेकिन हमारी जो इंतज़ामिया है वो अभी तक सिर्फ प्लानिंग ही कर रही है कि हम उसको कब इनिशिएट करेंगे, कब स्टार्ट करेंगे। तो एक तो इंतज़ामिया के लेवल पे भी ये सारी तमाम चीज़ें हैं कि आपको पता है कि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, बट इवेंचुअली फिर भी उन्होंने ये याद दहानी और ये करवाई यकीन दहानी कि वो ये जो ड्राइव है उसको जल्द अज जल्द शुरू भी करेंगे टाउन की सतह पर। प्लस इंडिविजुअल भी हमारा एक फ़र्ज़ ये बनता है कि हम जो खुली हुई चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल ना करें, चीज़ों को ढाँप कर रखें और इसके साथ ही अपनी जो सैनिटाइजेशन उसका भी ज़्यादा ख्याल। गॉट इट शवाला, थैंक यू फॉर द अपडेट। लेकिन अब बात सारी ये है कि हमें तो अपने आप को ज़रा प्रोटेक्ट करना है, तो लिहाजा किस तरह करना है कुछ चीज़ें तो अब्दुल्ला को बड़ी अच्छी तरह पता है। नहीं पता है कि मुझे तो खास नहीं पता, लेकिन मैंने हाँ देखा हुआ एक प्लेट में, मुझे किया था मैंने किसी ज़माने में, मुझे तरकीब एक्चुअली भूल गई। लीमू के अंदर लीमू हाफ काट के लौंगे लगाते थे उसमें, ठीक है, लौंग लगाते थे। अच्छा, उसके अलावा 2-4, हाँ ठीक है, मतलब 2-4 आप कर लें, चले लौंगे ही हो गया। लेकिन कुछ धुएं का भी सिचुएशन थी, कुछ आप धुआं भी ऐसा करते हैं जिससे मक्खियां जो है वो लीमू के अंदर आपने लौंग लगा के रखी हुई और दरवाजे पे रखा हो, तो कोई आए तो आपके वो समझेगा कि आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। गूगल इट, प्लीज फाइंड आउट आप लोग अपने घरों में क्या कर रहे हैं, हमारी मदद करें, कोई टोटके हमें भी भेजें ट्विटर पे, लेट अस नो। हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। कराची में मोटरसाइकिल की नई नंबर प्लेट्स का मामला शहरियों के लिए परेशानी की वजह बना है। नई मुहिम के तहत ट्रैफिक पुलिस ने मोटरसाइकिल सवारों के लिए नए डिज़ाइन वाली नंबर प्लेट्स लाजमी करार दी हैं, मगर शहरी ये कह रहे हैं कि पुलिस एहलकारों ने भाई जगह जगह रोक कर इसे कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है, परेशान कर रहे हैं। अगर वो सिविक सेंटर नंबर प्लेट के लिए जाते हैं तो पता चलता है कि नंबर प्लेट्स अभी तैयार नहीं हैं। इस मामले पे सियासी जमातें, अब एक्चुअली डेवलपमेंट ये हुई है कि सियासी जमातें अब मैदान में हैं। अब जमात इस्लामी ने क्या किया है? बिल्कुल जी, इतवार को इस मसले से बाकायदा एहतजाज किया इस मसले पे, और अमीर जमात इस्लामी कराची जो है उन्होंने नंबर प्लेट की आड़ में सिंध हुकूमत पर पैसा बनाने के इल्ज़ामात लगाए हैं। सुनिए। ये वजीर आला हाउस और इसके रिहायशी सूबे पर करप्ट माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। जब इनसे पानी मांगा जाए, जब इनसे बिजली मांगी जाए, जब इनसे सड़क मांगी जाए, तो ये नया मंजन लेकर आते हैं। मांगो पानी, देते नंबर प्लेट है। लोगों से नंबर प्लेट के नाम पर धक्का वसूल करते हो। हम तुम्हारे ये जुल्म के ज़ाब्ते नहीं मानते। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ है कि नई नंबर प्लेट्स में जदीद सिक्योरिटी फ़ीचर जो है वो मुतारिफ़ कराया गया है जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, और नई नंबर प्लेट से जराइम की रोकथाम में मदद मिलेगी। और वज़ीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार के मुताबिक 14 अगस्त तक पुरानी नंबर प्लेट्स पर चालान नहीं होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि नई नंबर प्लेट्स की मुखालफत करने वाले तासुब का शिकार। 2011 में अपना आइडिया आया था सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट का लाने का, अजरक सिक्योरिटी फीचर नंबर प्लेट लाने का। जो लोग आज ये अजरक फोबिया में पड़े हैं, अब मुझे फीलिंग हो रही है कि जो 11 साल स्टे था ये अजरक फोबिया की वजह से था। ये हमारी सिंध की सखाफत है और ये रहेगी सिंध की नंबर प्लेट पर। ये 14 अगस्त की डेडलाइन है कि जिसको अपना थंब इम्प्रेशन करके बायोमेट्रिक कराकर ओनर्स नेम चेंज करना है, क्योंकि ओपन अथॉरिटी लेटर भी एक बहुत बड़ा क्राइम है। कोई मोटरसाइकिल नंबर प्लेट के हवाले से चालान नहीं की जाएगी।
बाकी हेलमेट और दूसरी तीसरी चीज़ें हों जो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, वो एक अलग बात होगी। अच्छा, ये डेडलाइन के लिए टाइम भी बहुत ही कम है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सम अ फ्यू थाउजेंड मोटर बाइक्स, लाखों की तादाद में है। और ये भी आपको बताएं कि अवाम जो है वो शिकायत कर रहे हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के 1850 रुपये ले रहा है, और ये रकम बहुत ज़्यादा है। नंबर प्लेट लगवाने के तरीके को ना सिर्फ आसान और कम खर्च बनाया जाए, बल्कि शहरियों को इसके लिए मुनासिब वक्त भी देना है। ये डेडलाइन इज़ वेरी वेरी शॉर्ट। इसको तो बड़े आराम से कोई, ताकि लोग जो हैं वो इतना हरास ना फील करें, एंड दे कैन टेक देयर टाइम डूइंग दिस। हाँ, तो ये जल्दबाजी जो है, हमारी आदत ये है कि हमें अगर 1 साल की डेडलाइन दे दी जाए तो हमें 2 चाहिए होते नहीं, तो हमें 11वें महीने में याद आता है कि हमने काम करना है। हैविंग सेड दैट, अब अंदाजा कर लें 1 महीने की डेडलाइन दी हो जिसको अब 1 महीना ही रह गया, तो क्या करेंगे? क्या ये डेडलाइंस बढ़ाने के इम्कानात हैं? किस तरह से ये प्लान किया जाना है? और एग्जैक्टली क्या नंबर है जो चेंज होना है नंबर प्लेटों का, ये हम जानते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ कराची हैं तारिक मोइन सिद्दीकी, और तर्जुमान है हुकूमत सिंध की सुमैता अफजाल साहिबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सबसे पहले तारिक भाई, आपसे हम जान लें कि एग्जैक्टली क्या नंबर है और क्या डेडलाइन पहले दी गई थी जिसमें अब एक्सटेंशन की गई है? देखें, नंबर प्लेट्स के हवाले से डेडलाइन मुख्तलिफ औकात में दी जाती रही हैं और उनके अंदर तौसी भी की गई है। एक अच्छा काम है कि आपने स्मार्ट फीचर्स के साथ एक नई आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, कैमरा रीडेबल, और ख़ास तौर पे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने इसके सिलसिले में जो आपको मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी वो आपने नहीं की। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है। 42 लाख 43 लाख मोटरसाइकिल हैं इस शहर में, 23 से 24 लाख के करीब आपके पास व्हीकल हैं दूसरे। आपने उनकी नंबर प्लेट्स देनी है। ये अमल आप 2016 में भी शुरू कर चुके थे, जिसमें तकरीबन 3 लाख नंबर प्लेट्स उस जमाने की, वो अभी तक पेंडिंग है, वो आप नहीं डिलीवर कर पाए। ठीक है, करोड़ों रुपए उसमें आपने लोगों से ले लिए। अब आप 1850 रुपये मोटरसाइकिल की और 2450 रुपये कार और दूसरी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए आपने चार्जेस रख दिए हैं। लेकिन जो पुराने आपने ले लिए हैं पैसे, एक दफ़ा मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट के लोग ऑलरेडी जब ख़रीदते हैं उसी वक्त उसकी पेमेंट कर देते हैं, वो पेमेंट भी की जाती है। तो गवर्नमेंट इसमें देखे कि लोगों की मुश्किलात क्या हैं। इस वक्त महंगाई में, बिजली, पानी, गैस और इन मसाइल में, सड़कों के मसाइल में लोग बुरी तरह हिट हुए हुए हैं। उस ज़माने के अंदर आप एकदम से बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है कि आप ये कर रहे हैं, लेकिन आपको मनसूबाबंदी के तहत करना चाहिए। महकमा एक्साइज ने अगर एक कानून एक पास करा लिया है, सारी चीज़ें कर ली, तो उसे अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, कितने दिन के अंदर कितनी नंबर प्लेट्स वो डिलीवर कर सकते हैं लोगों को। और आपके पास सिर्फ एक ही ऑफिस क्यों है? एक पूरी मुहिम चल रही है तो उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाने चाहिए कि मतलब वो रिमोट ऑफिसेज हों, वो कंटेनर्स हो सकते हैं, मतलब क्या उसे कहते हैं, बस आर्जी ऑफिसेज हो सकते हैं जहां पे लोगों को सहूलत मिल सके। जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसके अंदर आप आर्जी तौर पर दफातर कायम करके वहां लोगों से वो चीजें करवा लें। ऑनलाइन भी कर रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट करें कि चूंकि अब ये हुकूमत ने ये मैंडेटरी हो गया कि आपको अपनी चेंज करनी है ये नंबर प्लेट्स वगैरह, और नई ये रीडेबल डालनी है, तो आर वी टू एक्सपेक्ट कि लाखों नंबर प्लेट्स हैं हुकूमत के पास? क्योंकि पहले आप सही बता रहे हैं कि ये पहले भी एक दफ़ा ये मुहिम चल पड़ी है जब एक्चुअली नंबर प्लेट्स भी ख़त्म हो गई थी। नहीं, तो ऐसा भी हुआ था? इनके पास मौजूद नहीं है, वो बनेंगी, वो ऑर्डर दिए गए हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता तैयार होकर आ रही हैं। अब इनको मैं वही कह रहा हूँ कि इनको अपनी अहलियत तो पता होगी कि हम कितनी तैयार कर सकते हैं, कितने अरसे में कर सकते हैं और किस तरह से करेंगे। साहिबा, जाहिर है हम सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि अच्छा इक़दाम है, मशीन रीडेबल होनी चाहिए, कैमरा रीडेबल होनी चाहिए, लेकिन अभी एक्सटेंशन की गई है। इससे पहले जब ये कदगन लगाई गई थी तब भी ये सवाल उठ रहा था कि लाखों मोटरसाइकिलें हैं, इतने से अरसे में ये कैसे तब्दील होंगी, और एट द बैक एंड जब इतनी नंबर प्लेट्स प्रोवाइड ही नहीं की जा सकती तो लोगों को क्यों चालान किया जा रहा है? बेसिकली हाँ, लोगों पे क्यों इतनी जल्दबाजी की जा रही है? अच्छा, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू। पहली बात तो मैं सुन रही थी, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं हो रही है। देखिए 2002 से लाइसेंस नंबर प्लेट्स का काम जो है बार बार अनाउंसमेंट करके, अभी जैसे आपको ब्यूरो चीफ ने बताया कि इसमें बार बार एक्सटेंशन भी हुई है। अभी जो 14 अगस्त की डेट जो दी गई है वो भी एक्सटेंशन किया गया है। उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपके पास या हमारे पास एक्साइज के पास जो है कैपेसिटी नहीं है। हमने ये प्रोजेक्ट जो है सेफ सिटी के तहत जो है हमें ज़रूरत थी कि हम इन चीज़ों को अपडेट करते, अपग्रेड करते, इसके अंदर वो सिक्योरिटी और स्मार्ट फीचर्स ऐड करते जो कि रीडेबिलिटी में जिसमें आसानी है। NRTC इसमें हमारी पार्टनर है जो सेफ सिटी भी करी है, और ये जो सारी लाइसेंस प्लेट्स हैं
वो NRTC जो है बना रही है, जिसके बीच में आपने देखा होगा हॉलोग्राम। सॉरी सुमिता, मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है एंड वी टोटली एग्री विद यू इन द सेंस कि नंबर प्लेट्स जो हैं वी हैव टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में नंबर प्लेट्स ऐसी हैं जो कि रीडेबल हैं, साथ उनके पूरे सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी काम कर रहे हैं। तो आप हमें ये बता दें कि अभी शहर में सेफ सिटी के तहत कितने कैमराज लग चुके हैं सो फार जो कि ये नंबर प्लेट्स रीड कर लेंगे? देखिए मेरे पास सेफ सिटी का पूरा वो है, 1200 जो है इनके कैमरास लगने थे, जिसमें से अभी पूरे कंप्लीट नहीं हुए हैं। 1300 सीसीटीवी कैमरास पूरे कराची के लिए 1200 है सुमेता, सॉरी पूरे कराची शहर में फेजेस जी। ओके, टोटल नंबर 1200 है आप कह रही हैं पूरे शहर के लिए। फेज वाइज होगा, जिसमें मैं आपको बता सकती हूँ कि कहाँ कहाँ लग गया है। इसकी बिल्डिंग भी बन रही है सेफ सिटी की, वो फर्स्ट 2-3 स्टेप्स में होगी, उसमें भी आपका पार्टनर जो है NRTC है। और आपने काफी साइट्स, काफी पोल्स जो है वो करनी है अक्रॉस कराची, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहें रहती हैं, उसको कंप्लीट किया जा रहा है ताकि कंप्लीट कर लें। और इसी वजह से ये लाइसेंस प्लेट्स भी हमारे लिए बहुत, नंबर प्लेट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो रीडेबिलिटी है, जो इसका नाइट विजन है, प्लस इसके अंदर जो थ्रेड और QR कोड डाला गया है वो क्राइम को कर्ब करने के लिए बेहतर साबित होगा। और अक्सर ये होता है कि वारदात के ऊपर जो है मोटरसाइकिल्स या गाड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस्तेमाल होती है, उसकी रीडेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये आपके कैमराज अच्छे नहीं है, प्लस इनकी रीडेबिलिटी अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से सारी वो चीजें कर रही है जिससे सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है हमारी बेहतर हो सके। अब सुमिता साहब ये प्लीज बता दीजिएगा कि 45 लाख ऑलमोस्ट हमारे पास नंबर प्लेट्स, 43 ये है 43 44 कितनी अभी तक तब्दील हो चुकी हैं? कुछ एक्साइज की तरफ से आपके पास फिगर आया हो? देखिए कल एक्साइज मुकेश साहब ने कल बताया मिनिस्टर ने कि 20 लाख कुछ हो चुकी है, जिसमें से 7-8 लाख जो है वो मोटरसाइकिल्स है। हमने वीकेंड्स के ऊपर भी, सैटरडे संडे को भी जो है दफ्तर खोल दिया है कि लोग जो वीकेंड्स पे जाना चाहते हैं वो वीकेंड्स पे जा सकते हैं। प्लस ऑनलाइन आप इसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिकअप भी नहीं करने आए, कहीं ताखीर हो सकती है, मैं ये नहीं कह रही कि शायद ताखीर ना हुई हो, लेकिन कल भी जो नंबर सामने आए वो ये थे कि अगर आपके पास डेली 25 से 30 हज़ार की अगर रिक्वेस्ट आ रही है नंबर प्लेट्स की, तो डेली डिलीवरी भी जो है जो दिया जा रहा है वापस, वो भी 25 to 30,000 के करीब है। तो ये मिसमैनेजमेंट, मैं आपसे ये पूछूंगा, मिसमैनेजमेंट कहाँ हुई है? क्या ट्रैफिक पुलिस ने अपने तौर पे एकदम से इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी जबकि महकमा एक्साइज को पता था? एक तरह से झपट पड़े। से उन्होंने बार-बार, जब मीडिया ने मुकेश साहब से भी पूछा, एक्साइज मिनिस्टर से पूछा, तो उन्होंने बोला देखिए चलान, आप चलान की अगर बात करें तो चलान जो है वो इसके ऊपर नहीं करा जाएगा 14 अगस्त से पहले। अभी जो चलान हो रहे हैं वो हेलमेट ना पहनने के ऊपर, प्लस अथॉरिटी लेटर अगर लेके घूम रहे हैं या ट्रांसफर नहीं हुआ, बायोमेट्रिक हो गया है और ट्रांसफर नहीं हुआ। बेतहाशा ऐसी मोटरसाइकिल्स और गाड़ियां हैं जो मल्टीपल उस पे जो है वो आगे बेच दी जाती हैं, लेकिन उसकी पीछे जो है वो ट्रांसफर नहीं हुआ था, तो उस वजह से भी ट्रैफिक पुलिस रोक रही है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस इसलिए नहीं रोक रही कि आपकी अजरक वाली लाइसेंस प्लेट अपडेटेड नहीं है। अच्छा, ये अब ऑब्वियसली बात आप कर रही हैं, ये सियासी मसला नहीं है, ये इंतजामी मसला है और इसमें बड़े सवाल उठते हैं। तारिक आपसे ये पूछना चाहते हैं, क्योंकि जहां हम कैमरास की बात करें, नेचुरली द होल थिंग इज के रीडेबल हो, उसके लिए कैमरा का होना ज़रूरी है कि वो रीड करेगा तो कोई बात आगे जाएगी। अब हमने देखा है लंदन जैसा, जो कराची से कंपेरिजन करें, एक छोटा सा शहर है, 1.5 लाख कैमराज हैं। हम अभी हज़ारों की बातें कर रहे हैं, वहाँ लाखों में बातें हो रही हैं। 1.5 लाख वहाँ कैमराज हैं। छोड़ दें लंदन को भी, काबुल आ जाए, 90,000 कैमरास तो उधर लगे हुए हैं। मतलब हम कहां तक जाएंगे? और ये कंपैरिजन हमारे इर्द गिर्द है, हम बहुत लैग कर रहे हैं और अभी भी ये वादे ही हैं, इनमें सिर्फ हजारों जो हैं वो ही हुआ है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। देखिए सेफ सिटी मंसूबा भी कोई 10-15 साल पुराना मंसूबा है और ये इम्प्लीमेंट होते होते अब जाके कहीं स्टार्ट हुआ है। NRTC को जैसे अभी बताया इन्होंने कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, तो वह उन्होंने कैमरे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन कराची बहुत बड़ा शहर है, उसके अलावा आपने पूरे सिंध में भी बहुत सारी चीज़ें करनी है साथ साथ, तो आपको उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी कि साथ साथ जहाँ जहाँ करते जाएँ आप उस तरह से उसको फैसिलिटेट भी करें, आगे लोगों को भी उस तरह से फैसिलिटेट करना है। आपने उसके साथ
नंबर प्लेट्स और ये सारी चीज़ें जोड़ दी हैं, एक ही मंसूबे का हिस्सा हैं, तो आप उसके लिए भी पूरी प्लानिंग के साथ आए ना, ताकि उसका इम्पैक्ट इस तरह ना जाए कि वो आपकी नाक़िस हिकमत अमली बिल्कुल वाज़े हो रही हो कि आपने इसके लिए कोऑर्डिनेशन नहीं की। डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो ये किसकी, ये इंतज़ामिया की नाअहली कहलाएगी। जाहिर सी बात है आपको उसके साथ पूरे एक मंसूबा जो है जामे मंसूबे के साथ आना चाहिए कि आपको तमाम डिस्ट्रिक्ट जितने भी सूबे के अंदर हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट उनके अंदर ये सारी कार्रवाई करनी है, तो उसके साथ आप प्लान करें, उनको वहाँ लोगों को आसानी दें, वो खुद जाके अपनी सारी चीज़ें रजिस्टर्ड कराएंगे, कराना चाहते हैं लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ही दफा एक दफ्तर हो या 2 दफ्तर हो, अच्छा अभी ये बताया भी है एक दफ्तर तो सर्टनली ना काफ़ी है। सुमेता साहिबा, सिविक सेंटर है वो भी कितनी लोगों को हैंडल कर सकता है, उसमें हमारा भी जाने का कई दफ़ा इत्तेफाक हुआ है। कोई ऐसी चीज़ इन पाइपलाइन है, प्लानिंग में है, क्योंकि ये इतना बड़ा टास्क एट हैंड है, इम्पॉर्टेंट है नंबर प्लेटें शहरियों की तब्दील कराना, कि हाँ जी कुछ ऐसे पॉइंट्स बना दिए जाएं मुख्तलिफ इलाकों में या हर डिस्ट्रिक्ट में कोई पॉइंट बना दिया जाए जहाँ पे लोगों को ये सहूलत हो कि वहाँ के रहने वाले हैं तो उन्हें वहीं नंबर प्लेट मिल जाए। और आपने हफ्ता इतवार की बात की है कि तब भी ऑफिस खोल देंगे, कैपेसिटी इतनी फिर भी होगी कि मैनेज किया जा सके? देखिए वीकेंड्स पे भी खोल दिया गया है तो ऑब्वियसली बहुत एक आपकी एक हायर नंबर ऑफ लोग होता है जो वीकेंड्स पे जाएगा, प्लस आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, आप अपने घर बैठे किसी लाइन को किसी उसको बाईपास करके सारी चीजें करके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। प्लस द होल 4th फ्लोर जो सिविक सेंटर का जो पूरा जो 4th फ्लोर है वो सिर्फ इसी काम के लिए रख दिया गया है कि सिर्फ आप ये रजिस्ट्रेशन का मरहला करें और आप कुछ भी ना करें। अगर उसके अलावा भी लेट्स सपोज, और बार बार देखें फॉर लास्ट 2022 से लेके अब तक आपको बार बार रिपीटेडली लोगों को बताया जा रहा है कि प्लीज अपनी ये अपडेट कर लें। उसमें अगर उनकी भी थोड़ी बहुत कोताही है कि यू वेट टिल द लास्ट मिनट कि हम करेंगे, मुझे नहीं पता, हम सब ने नहीं किया, मगर मैंने भी जब ये बार बार देखा तो हमने ऑब्वियसली अप्लाई कर दिया और सारी चीजें। तो अगर इसकी आई डोंट नो, आई टेक इट टू द मिनिस्टर कि इसकी अगर जरूरत है कि हम डिविजनली कुछ इसका कर सकें। अच्छा सुमेता, आपने कहा है कि अवाम भी कोताही करती है, लेकिन काफी टाइम तो सिंध हुकूमत ने भी ले लिया है ये सब कुछ करने में, क्योंकि अनाउंसमेंट्स भी हम ओवर द ईयर सुनते रहे हैं। अभी ये सेफ सिटी का एक एग्जांपल ले लें तो 10-15 सालों से तो उसकी भी बात हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अलग है, वी विल नॉट गेट इनटू दैट। अलग वो है, मैं आपको इसलिए बताऊं क्योंकि सेफ सिटी की जो अवार्डिंग हुई है थ्रू द PND दैट वाज इन 2024. I have all the details. I can read it out to you. कि PND ने 18/1/2024 को इस प्रोजेक्ट को अवार्ड किया है NRTC को ऑन अ G2G बेसिस, यू नो। फिर उसके बाद ये भी इसका फर्स्ट फेज है। PC1 इसकी कंप्लीशन हो चुकी थी। वीडियो सर्विलेंस सिस्टम जो है वो 560 डेज में कवर करना था, विच इज 31 नवंबर 2025। तो हमारा जो फर्स्ट फेज है वो नवंबर 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो इसकी बिल्डिंग है ऑब्वियसली उसमें बनने में देर होगी, जिसमें सारी वो स्पेक्स वो सारी चीजें लगेंगे। तो फर्स्ट फेज ये 2024 से अगर देखें तो इस पर तेजी से काम हो रहा है जब से इसको NRTC को रिवॉर्ड किया गया है। आपने पोल्स और हमने उसकी बात करी कि कितने वो लगने थे, तो 1300 पोल्स लगने हैं, जिसके 2 या 3 तरफ जो है वो सर्विलेंस होती है, उसमें एक्स्ट्रा कैमरास होते हैं। अच्छा ये हमारे साथ जो तारिक आप बताइएगा, थोड़ा सा हम सुमेता एक सेकंड, थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी लेना चाहते हैं। एक तो 2024 की उन्होंने बात की, ऑल्दो हमें लग रहा है कि काफी अरसे से ये बात जो है बहुत अरसे से हो रही थी, बट ऑब्वियसली वो उस तरह तो कंप्लीशन नहीं हुई। अभी भी उम्मीद ही है। हम पाकिस्तान में ही कुछ शहरों से कंपैरिजन दे सकते हैं कि कहाँ ये सारे काम जो हैं, आई मीन ऑब्वियसली लाहौर इस्लामाबाद से अगर आप कंपेयर करें, कैपिटल सिटीज ही ले लें, तो काफ़ी देर हमारे यहाँ कराची में क्यों लग रही है जहाँ इर्द गिर्द काम हो चुके हैं बाकी शहरों में? देखिए बाकी शहरों में इसे बड़ा संजीदा तौर पे वहाँ की गवर्नमेंट ने जो है इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम किया, और शायद उनके पास इतनी हर्डल्स नहीं आई जितनी यहाँ सिंध गवर्नमेंट में हर्डल्स हमें जो महसूस हुआ पिछले अरसे के अंदर। हम रीड करते रहे जाके 224 के अंदर जाके ये अवार्ड हुआ है, जबकि ये 10 साल पहले स्टार्ट हो गया था। मतलब एक चीज़ कंसीव हो गई है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजूहात थी? कहीं कभी कैमरों का मसला आया, कभी ये हुआ कि इसकी फाइनल अप्रूवल नहीं हो, कभी फंड्स का मसला आया, तो जाते आला साहब से भी जब ज़ाहिर मुताद्दिद इंटरव्यूज़ हमने उनके किए हैं और मेयर कराची के भी किए हैं, उनसे भी ये सवाल किया और वो भी इस कोताही को मानते हैं कि इस मनसूबे में बहुत देर हुई, लेकिन उनकी अपनी वजूहात थी। अवार्ड
करने का कुछ तनाज़ा था और बहुत सारी पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड थी, सो दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर एज वेल। लेकिन अब हम क्या तवक्को करें कि 2025 तक कह रही हैं नवंबर तक पूरा हो जाएगा? ये देखें, अभी बताया इन्होंने कि G2G बेसिस पे हो रहा है। अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बेसिस के ऊपर ये चला गया है तो मेरे ख्याल में इसमें मजीद तेज़ी आनी चाहिए। गवर्नमेंट कम से कम अपने इदारों के साथ कोऑर्डिनेशन करके तो इसे तेज़ कर सकती है और इसे प्रायोरिटी पे रखें आप। जब आप कहते हैं कि इकोनॉमिक सिटी है, ख़ास तौर पे कराची की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर सिक्योरिटी का मामला बहुत ज़्यादा हसास है, तो इसे ज़्यादा तेज़ी के साथ करना चाहिए और इसके साथ जो बाकी जुड़ी हुई चीज़ें हैं उन्हें भी एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ आपको आना चाहिए। अच्छा, इस प्लानिंग में भी फेजेस हो सकते थे सुमेता, जिस तरह आप कह रही हैं ना। 71% इसका काम जो कैमरास वाला फर्स्ट फेज है, जिस तरह इन्होंने बोला है, G2G जब आप करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें तेजी आ जाती है, बहुत सारे हर्डल्स जो बीच में आ रहे होते हैं वो कवर हो जाते हैं। जिस तरह से हमारी ट्रांसपोर्ट है वो भी, जो आप रेड बसेस देख रहे हैं, वो भी जल्दी इस तरह से आई, जो पे उसमें भी रुकावटें थी, मगर वो इसलिए आ सकी क्योंकि आपने G2G बेसिस पे जो है काम किया। और इसी तरह ये जो और सुमेता वैसे तो सॉरी, लेकिन उसमें भी बहुत ऐसा था कि वो दे आर लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। बसों वाली बात भी आपने ही बता दिया कि किस वजह से डिलेज है। एक डिले नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हो, गवर्नमेंट हो, फंड्स हो, सारी चीजें हो। आप यही देख ले, सक्खर वाला मोटरवे आपका नहीं बन सका। आपने आटे में नमक की तरह तो फेडरल ने उसमें बजट दिया है, कैसे बनेगा? अच्छा, तो जो भी ताखीर का रीजन हो, जो भी उसका हो, बट नाउ द गवर्नमेंट इज टेलिंग यू एंड टेकिंग ओनरशिप आल्सो कि जी इसको पीएनडी को जो भी, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल, ब्लेम गेम भी नहीं करे, कुछ भी नहीं करे। डिले हुआ है, यस डिले हुआ है, डिले नहीं होना चाहिए, ऑब्वियसली नहीं होना चाहिए। कराची को तो सबसे पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए क्योंकि इट्स मिनी पाकिस्तान। यहाँ पे तो इतनी आबादी है, इतना क्राइम, स्ट्रीट क्राइम और ये सारी चीजें हैं कि आपको सबसे पहले इस पे तवज्जो देना चाहिए थी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। बट नाउ बिल्कुल सुमेता, अच्छा, आप ये नंबर प्लेटों वाला इशू जो है इसको रैप अप करते हुए हम ये सर्टनली आपसे जरूर जानना चाहेंगे और ये रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे कि आपने कहा कि आप रेलेवेंट मिनिस्टर से कहेंगी कि लोगों की सहूलत के लिए मजीद इकदाम किए जाएं, बिकॉज sole office of civic center cannot handle hundreds and thousands of people. ट्रैफिक डिपार्टमेंट को भी आपको अब एक मैसेज करना चाहिए और आपस में कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। लोगों पे आपका रेवेन्यू कलेक्शन आपका काम नहीं है, मेन काम। ऐसा लगता है जैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए लोगों को ये शिकवा रहता है सुमेता साहिबा के उनके चालान इसलिए कि वो टारगेट पे होते हैं, पुलिस एहलकार जो सड़कों पे होते हैं और गैर जरूरी तौर पर उन्हें तंग किया जाता है। देखिए, कभी कभार हम लोग भी देखते हैं कि अननीडफुल होता है उनको रोकना ये सब, लेकिन आप हाईएस्ट नंबर ऑफ वो देखिए, पुलिस जो रोक रही होती है लोगों को, वो ना हेलमेट पहने हुए होते हैं। अब तो हमने बार बार हमने सबने जब ये साल का शुरू हुआ और हमने देखा कि किस तरह के एक्सीडेंट्स हो रहे थे, देखिए एक्सीडेंट्स में भी कमी आई है। अब वो चलान के थ्रू हो, वो सख्ती के थ्रू हो, वो कुछ भी हो, हमने अगर पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने रोका है तो लोगों को उसमें तो हमें वो तावन करना चाहिए कि देखिए हेलमेट पहनने से आपकी जान बच सकती है। बहुत सारे उसमें आपके नंबर्स खुद देखिए, वरना एवरी मॉर्निंग वी वर सिटिंग हियर टॉकिंग अबाउट जी ये डंपर का ये हो गया, बेचारा मोटरसाइकिल को कुचल दिया, ये कर दिया। अब वो नहीं, वी कर्व्ड इट। तो जब गिव एंड टेक फ्रॉम द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट होता है तो कोई ना कोई इसकी अच्छी बेहतरी अच्छा, एक और बिकॉज़ ऑब्वियसली सो मेनी पीपल आर वाचिंग अस, रिपीट कर दूं जी, चारे बात से है वो लाइसेंस प्लेट पे नहीं किया जा रहा। लाइसेंस प्लेट जो हम इसकी बात कर रहे हैं तारिक, अब जरा बताइएगा कि जो अभी नए मोटर बाइक्स और गाड़ियां लोग ले रहे हैं उनको ये नई नंबर प्लेट्स मिल रही हैं? जी, उन्हें जारी करना चाहिए, नई नंबर प्लेट्स ही मिलने चाहिए उनको, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जब कर रहे हैं तो अब एक चीज इंप्लीमेंट हो रही है, होनी चाहिए। इस बात नहीं, उन्हें नहीं ही मिल रही है, बिल्कुल हुमा ऐड समथिंग कि जब शर्जील साहब ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी तो उसमें बोला था कि अब ये जिम्मेदारी जो है वो शोरूम्स की है कि अगर आपसे कोई नई गाड़ी खरीदता है तो उसको बगैर रजिस्टर, बगैर वो किए हुए आप उसको नहीं निकालें, वरना उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, लोगों से भी अपील करना चाहिए। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका तारिक, बहुत शुक्रिया आपका सुमेता। अच्छा, एक ये जो ट्रेंड है ना, गाड़ी अपने नाम ना करा, ये भी है, पता नहीं टैक्स रिटर्न में नहीं शोर करना चाहते हैं कि क्या होता है, मोटरसाइकिल हो या गाड़ी हो, बहुत सारे लोग हमारे भी इर्द गिर्द ऐसे मौजूद हैं। ये दिस विल हॉन्ट यू, सो इसलिए बेहतर है कि आपकी व्हीकल जो आपके इस्तेमाल में है वो आप अपने नाम पे ट्रांसफर करा लें। और इससे पहले कि इस बात के लिए भी एक छोटी सी एक डेडलाइन मिल जाए, जस्ट डू इट ऑन योर ओन, बिकॉज ये वो वाली चीज़ें हैं जो कहा जाता है कि अवाम ताउन करे, तो ये ताउन हो सकता है कि यू कैन डू दैट।
अच्छा जी, हेलमेट जरूर पहने, सीट बेल्ट गाड़ी है आपकी तो जरूर करें, मतलब दीज आर वेरी नॉर्मल थिंग्स। इस पे तो आपका अगर चलान हो तो बनता है, बिकॉज यू शुड नो दिस ऑलरेडी। तो ये जरूर काले शीशे नहीं करने तो आप फिर क्यों कराते हैं? मतलब यू नो लॉ, रूल ऑफ लॉ को तो आप माने। ब्रेक ले रहे हैं, अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। हम जरा इस्लामाबाद में कुछ 2 हाथों का मुजस्समा लगा था ना, उस पे बड़ी बातें हो रही थी, मतलब उसको उतार दिया, उसको तोड़ के खत्म कर दिया है वहां से। तो आगे चलकर आपको अगर कोशिश करेंगे बिकॉज़ आई डू हैव अ फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन लेट अस टॉक अबाउट समथिंग वी वर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे कि हमारी हॉकी टीम इंडिया जा रही है कि नहीं। पाकिस्तान की कौमी हॉकी टीम ही नहीं बल्कि जूनियर टीम भी इंडिया नहीं जाएगी, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने बिल आखिर तय कर लिया है जैसे कि हम कल भी ये बात कर रहे थे कि 27 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक स्केड्यूल्ड एशिया कप के लिए पाकिस्तान की सीनियर टीम के भारत जाने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। और वजह वही ऑब्वियसली कि भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से खुली धमकियाँ, और वो कुछ नहीं कर रहे इस बारे में। तो साबिक ओलंपियंस ने पाकिस्तान हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि इन हालात में टीम को बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए, और इशारे भी कुछ ऐसे ही थे, लेकिन हुकूमत ने बाज़ाब्ता भारत को आगाह नहीं किया। और अब ज़राए बता रहे हैं कि हतमी फैसला हो चुका है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ना सिर्फ एशिया कप बल्कि नवंबर में होने वाली जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी पाकिस्तान से किसी को ना भेजने का फैसला कर लिया है, और ऐलान भी जल्द हो जाएगा। तो अब जी बात आ जाती है आलमी हॉकी फेडरेशन पे कि वो क्या करेंगे। आलमी हॉकी फेडरेशन की कोर्ट में बॉल जाएगी, जिन्हें ये देखना होगा कि पाकिस्तानी टीम की भारत ना जाने की सूरत में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाएगा, या न्यूट्रल वेन्यू पर मैचेस होंगे, या पूरे टूर्नामेंट ही को कहीं शिफ्ट करना होगा। जो भी होगा अगले 1-2 हफ्ते में वाजे हो जाएगा। ये आलमी हॉकी फेडरेशन का किरदार किस तरह का होता है, कितना अहम है, क्योंकि जाहिर है हम आईसीसी पे बड़े अरसे से बात करते रहे हैं। सोहेल इमरान हमारे साथ। हाँ, लेकिन सबसे पहले ये सवाल हो जाए कि ये जो थ्रेट्स वगैरह मिल रही हैं फ्रॉम द इंडियन साइड, वहाँ भी कोई सवाल कर रहा है कि भाई एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो रहा है, बहुत से मुल्कों की टीमें आएंगी, ने कोई अफसोस का इजहार किया इस पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस। उनको भी प्रॉब्लम होनी चाहिए कि हम किसी को बुला रहे हैं अपने यहाँ, एक टूर्नामेंट है, तो ऐसी क्यों थ्रेट्स जा रही हैं, और उसको उनको दे शुड एक्चुअली वर्क ऑन इट। दूसरा ये कि क्या इस सिलसिले में कोई न्यूट्रल वेन्यू होगा, जिस तरह की क्रिकेट में होता है कि जब इंडिया ने खेलना होता है तो सारा जी उठा के मजमा जो है वो कहीं और ले जाएं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। तो आर दे गोइंग टू डू दैट फॉर पाकिस्तान इन दिस? तो ये 2-4 सवाल हैं। और फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का क्या इसमें किरदार है, कितनी से है? मतलब क्रिकेट में हमें पता है भारत की बहुत से है, भारत की ही से है क्रिकेट में। क्या हॉकी में भी ऐसा ही है, या मामला अदरवाइज है? ये हम जानते हैं सोहेल इमरान से। सोहेल, सबसे पहले तो बताएंगे इंडियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से कोई इजहारे अफसोस कि भाई आप लोग अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, या हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ ऐसा हुआ? नहीं, बिल्कुल इस हवाले से तो इंडिया की तरफ से या इंडियन हॉकी फेडरेशन की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं आया। बड़ी एक अजीबोगरीब सूरत है जिसका मैं तस्करा यहाँ पर करूंगा कि चंद रोज पहले की बात है कि इंडियन मीडिया में ये खबरें आई कि हुकूमत ने इजाजत दे दी है, और हुकूमत की तरफ से, भारतीय हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान हॉकी टीम को इंडिया ट्रैवल करने से रोका नहीं जाएगा। और इस सिलसिले में जो उनकी दोनों वजारतें हैं, दाखिला भी और खारजा भी, उनकी तरफ से इजाजत दे दी गई है, और वजारत खेल को इस हवाले से बता दिया गया। और इंडियन हॉकी फेडरेशन जो कि होस्ट होगी वहां पर एशिया कप को इस हवाले से बता दिया गया है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो कभी रोका ही नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई टीम जाती है या कोई डेलीगेशन जाता है खेलों का, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा रोका जाता रहा है। एनओसी नहीं दिया गया, जिसकी रिसेंट मिसाल हम दे सकते हैं। जो ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड कप था यहाँ पर होना था, और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम को भेजने से इनकार कर दिया था। अभी ये जो अब सिनारियो क्रिएट हुआ है, ये बिल्कुल उसमें इंडिया का कोई ऐसा स्टांस सामने नहीं आया पाकिस्तान के हवाले से। ये खबरें आने के बाद कि एशिया कप जो कि वहाँ पे राजगीर में होना है, बिहार के शहर में, उसके हवाले से तो कुछ भी नहीं आया। और जहां तक आपने भी बात की इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन उस तरह की तो ताकतवर है नहीं, एमेचर गेम है। जिस तरह आईसीसी किसी भी हद तक जाकर फैसले कर लेती है, लेकिन हालांकि वो भी डोमिनेट है उसके जरिए, इंडिया के जरिए। लेकिन जो हॉकी फेडरेशन इंटरनेशनल है उसके सदर तैयब इकराम है, जिनका तल्लुक पाकिस्तान से ही है, लेकिन उनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के
चीज़ें होंगी कि वो न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये ऑफर कर सकेंगे, ठीक है जी वर्ल्ड कप है तो वो आप न्यूट्रल वेन्यू पर हम उसके मैचेस जो हैं वो होस्ट कर देंगे और पाकिस्तान टीम के मैचेस वहाँ खेलेगी और उसका जो पूरे का पूरा ग्रुप है वो वहाँ पर जाकर खेलेगा और उस ग्रुप में पाकिस्तान इंडिया भी शामिल है, ग्रुप बी में दोनों टीमें शामिल हैं। इसी तरह एशिया कप है, एशिया कप करवाना है एशियन हॉकी फेडरेशन ने, उनके पास भी इतने वो फंड्स नहीं है, ना कभी रहे एमेचर गेम होने की वजह से। फिर इसका एंड रिजल्ट क्या होगा कि जब पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, ऑब्वियसली थ्रेट्स हैं क्यों जाएं, तो पाकिस्तान देन इज आउट ऑफ द टूर्नामेंट या फिर कुछ अकोमोडेट किया जाएगा या फिर आपकी मर्जी है जी नहीं आना तो ना आए। मतलब ये तो एक बड़ा ही अजीबोगरीब एटीट्यूड हुआ। जी जी, मुझे जो लगता है क्योंकि एशियन हॉकी फेडरेशन जैसा मैंने जिक्र किया कि ना तो उनके पास फंड्स होते हैं, वो ऐसे ममालिक में कराते हैं जो कि खुद इंटरेस्ट शो करते हैं। इसी वजह से जो ज़्यादातर टूर्नामेंट्स होते हैं वो इंडिया में होते हैं, एज ग्रुप टूर्नामेंट्स हों या सीनियर टूर्नामेंट्स हों। पिछले 4-5 साल से आप देख लें, इसी तरह के 4-5 साल से अगर आप पीछे जाते हैं तो टूर्नामेंट्स जो हैं वो मलेशिया में होते हैं या चाइना में होते हैं। ये कुछ ममालिक ऐसे हैं जो तवातर के साथ टूर्नामेंट्स करवा रहे हैं। अब एशिया कप जो है वो मिला हुआ है इंडिया को। अब मेरा नहीं ख्याल कि एशियन हॉकी फेडरेशन के पास इतना दमखम है या इतने उनके पास फंड्स हैं या वो ये फैसला कर सकते हैं। क्या होगा? हाँ, ये टूर्नामेंट हमारे बगैर होगा, क्या होगा? जी, अगर एशियन हॉकी फेडरेशन अपने नहीं कर सकते, अपना रसूख इस्तेमाल नहीं कर सकती इंडिया के ऊपर, डेफिनेटली पाकिस्तान के बगैर होगा। और अगर लेकिन सबसे बड़ी मजे की बात तो ये होगी ना कि अगर पाकिस्तान अपने इस मौकफ के ऊपर कायम रहता है, सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्योंकि हमेशा हम माजी में देखते रहे कि हमारे जो मौकफ है उसमें हम लोग लचक दिखाते रहे। अभी तो ऐसे हालात ही नहीं है, ताजा हम जंग से निकले हैं। दूसरी बात ये मतलब बड़ी रियल थ्रेट्स आ रही हैं। अच्छा, ये भी बताएं जी सुहेल इमरान, ये भी बताइएगा सिक्योरिटी नहीं देने के लिए तैयार, सिक्योरिटी क्या होती है? क्योंकि उनका ये कहना है कि जी हम वही सिक्योरिटी पाकिस्तान टीम को देंगे जो हम बाकी टीमों को देते हैं। वो सिक्योरिटी क्या होती है? बाकी टीमों को वो थ्रेट्स तो नहीं है या बाकी टीमों से उनको इतनी नफरत तो नहीं है जो पाकिस्तान की टीम से डिफरेंट है। बिल्कुल जिस तरह की सिक्योरिटी पाकिस्तान में गैर मुल्की टीमों को मिलती है, इस तरह की सिक्योरिटी हमने कभी भी इंडिया में तो नहीं देखी, ना उस हवाले से हमने सुना है। कहा यह जाता है कि जी आपको सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, लेकिन जब आप 2023 की मिसाल देता हूं मैं हमेशा, जब वहां पर आप वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं वहां पर भी 2 या 3 सिक्योरिटी की गाड़ियां होती थी जो आपको लेके जाती थी, और ट्रांसपोर्ट जो थी, जो सड़कों पर थी, वो जीरो ट्रैफिक नहीं होती थी जैसा कि पाकिस्तान की होती है। इसी तरह की जो सिक्योरिटी की वो बात हमेशा करते हैं कि हम जो सिक्योरिटी दूसरी टीमों को देंगे वो पाकिस्तान को भी देंगे। पाकिस्तान की जो मसला है, पाकिस्तान का जो पाकिस्तान को सिक्योरिटी डिमांड होती है या जो रिक्वायरमेंट है, उसको आप जर्मनी के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ या किसी और टीम के साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से अगर आपको वो सिक्योरिटी दे भी देते हैं, जो कि ओलंपियंस ये कह भी रहे हैं, जो साबिक ओलंपियंस हैं, कि पाकिस्तान टीम को तो खिलाड़ियों को तो एक कैद में रख दिया जाएगा कि जी आप सुबह आए, आपको ले जाया जाएगा सख्त सिक्योरिटी हिसाब में, जाके मैच खिलाया जाएगा, मैच से उठाया जाएगा, वहां आके होटल में बंद कर दिया जाएगा। तो वही ओलंपियंस कह रहे हैं कि इससे बेहतर है कि पाकिस्तान टीम को वहां जाकर नहीं खेलना चाहिए, बाइकआउट कर देना चाहिए अगर न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मैचेस नहीं करवाते। इस तरह की सिक्योरिटी में वहां पर जाकर खेलना और कैद खाने में रहना, उससे तो बेहतर है कि आप वहां जाकर खेले ही ना। अच्छा, ये बताएं कि ये ऑब्वियसली अगर फैसला हो गया है कि पाकिस्तान की दोनों टीमें जूनियर भी नहीं जाएंगे, ये अनाउंसमेंट भी हो गई है? क्योंकि हमें तो खबर यही मिली है कि हतमी फैसला तो हो गया है, बट इट हैजंट बीन अनाउंस्ड येट, क्योंकि ज़राए के मुताबिक ऑफिशियली और नॉट। जी, हुकूमत पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक ऐसा इदारा है जो फेडरेशन और हुकूमत के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करता है, और वही उनके एनओसीज लेकर फेडरेशन को बताता है कि आप ये इस मुल्क जा सकते हैं या इस मुल्क नहीं जा सकते। हमारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के ज़राए के साथ बात हुई थी और उनका यही कहना था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को बता दिया गया है कि ना सिर्फ एशिया कप बल्कि इस साल जो जूनियर एशिया कप हो रहा है उसमें भी टीम को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और बल्कि इस साल जितने भी टूर्नामेंट्स अगर कोई भी किसी भी खेल के इंडिया में आते हैं तो वहां पर पाकिस्तान टीम नहीं जाएगी। इस हवाले से बता दिया गया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को भी। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इस हवाले से फैसला करके या फैसला कह लें इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करना है। और आज पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद की सपैर में लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो डेफिनेटली इस हवाले से हुकूमती स्टांस और जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के AHF जो एशियन हॉकी फेडरेशन है और FIH जो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी है उसके साथ जो रवाबत हुए होंगे या जो उनको डिमांड की होगी, वो आज चीज़ें जो है वो अनफोल्ड होंगी। सपैर 4 बजे के करीब प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। आज शाम तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। आ जाएगा। ऑलराइट, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। सी यू इन अ व्हाइल।
अच्छा जी, क्या होने वाला है मुल्क की सियासत में? इससे पहले हमने बात की पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा में क्या मुमकिन तौर पर तब्दीली आ सकती है। कोई वो तब्दीली किस नौइयत की होगी? क्या सिर्फ वज़ीर आला की सतह तक तब्दीली होगी या पूरी हुकूमत के खिलाफ ही अदम एतमाद आ सकती है? फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन जमातें हैं उनके अपने भी कोई इशूज़ हैं, वो भी कोई बहुत अच्छे टर्म्स पे नहीं है, लेकिन सर्टनली हुकूमत और अपोजिशन पर्टिकुलरली JUIF तो बिल्कुल ही अच्छे टर्म पे नहीं है। और चूंकि हम सारे इतने इन्वेस्टेड हैं और आपको पता है और चैलेंज भी हो गया ना, फिर वो इंतखाबी चैलेंज भी आ गया। हमारी बड़ी पॉलिटिकल कॉम है, दे वांट टू नो एवरीथिंग, तो हम पर्सपेक्टिव्स जो हैं वो लेते रहते हैं। सोहेल बड़ाई साहब हमारे साथ हैं, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। हमने पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं बड़ाई साहब, शुक्रिया आपका। अच्छा चलिए आप स्टार्ट कर दीजिए। बड़ाई साहब बता दीजिए प्लीज, अब सबसे पहले तो यही बात कही, चैलेंज आ गया ना गंडापुर साहब की तरफ से, यही बात कही जा रही थी कि डेरा इस्माइल खान की मकामी सियासत तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम का इत्तेहाद नहीं होने देगी, और बात तू तड़ाक और फिर एक दूसरे को चैलेंज करने के और तक आ गई है। सो क्या हल्कों की सियासत सर इतनी अहम होती है कि पार्टियां अपने बड़े मकासद पीछे छोड़ दें? बताइएगा, इससे इतना बड़ा फर्क पड़ता है हल्के की सियासत का? जी बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। हल्कों की सियासत बहुत अहम होती है। अब आप ये तसव्वुर करें कि मौलाना फजलुर रहमान को जिसने हराया है वो, और फिर उनके मुकाबले में ही उन्होंने इलेक्शन लड़ना है, तो वो किस तरह वो भूल जाएं। और इसी तरह जो गंडापुर साहब हैं उनके वो राइवल हैं। दूसरी एक और भी बात है, ये सिर्फ एक हल्के तक महदूद नहीं, KP सारे में यही मसला है कि हर जगह JUI और तहरीक इंसाफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबल थे। अगर इनके अंदर इत्तेहाद होता है तो सीटों की तकसीम पहले होनी चाहिए कि भाई आप कितनी सीटें आपको मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, वगरना हर सीट पर तो इनके पास दो कैंडिडेट है। परफेक्ट सेंस। राज साहब, अब खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल कुछ यूँ है कि तहरीक इंसाफ की मुखालिफ जमातें जो हैं वो हुकूमत या कम अज़ कम वज़ीर आला की तब्दीली के लिए मुतहर्रिक हैं, वो तो नज़र आ रहा है। और फिर PTI के अंदरूनी इख्तलाफात भी ऑब्वियसली किसी से ढके छुपे नहीं है, सारों को पता है, बड़े अरसे से पता है। क्या सूबे में कोई तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है और आपको इसके इम्कान नज़र आ रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि PTI के लिए गंडापुर शायद उनके आखिरी वज़ीर आला साबित हो सकते हैं। गंडापुर जो है वो कुछ ना कुछ टामक टोइयाँ एस्टेब्लिशमेंट से भी मार लेते हैं, तहरीक इंसाफ को भी राज़ी रखते हैं। तो मेरा ख्याल है इसके बाद जो भी आएगा वो तहरीक इंसाफ की इतनी सपोर्ट नहीं कर सकेगा जितनी गंडापुर साहब करते हैं। वो एक मैवरिक पर्सनैलिटी हैं और मैवरिक पर्सनैलिटी ही इसको चला सकती है इतनी मुश्किल गवर्नमेंट को। एक तरफ तालिबान से लड़ाई है, PTI के अंदर लड़ाई है और फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी लड़ाई है। तो ऐसे में कोई ऐसा ही बंदा मैवरिक जो हो गंडापुर साहब जैसा, वो ही ये चला सकता है, वगरना ये गिर जाएगा। अच्छा बड़ाइद साहब, तहरीक इंसाफ के सारे मामलात में कुछ हफ्तों से एक नए कोट लखपत ग्रुप का भी ज़ुहूर हुआ है। ये पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं जो कौमी मफाद के लिए मुज़ाकरात के हामी भी हैं, एक इनका ख़त भी सामने आया, लेकिन पार्टी की मजमूई सोच हमें अभी भी ऐसी नहीं लगती। सो क्या पार्टी को इन लीडरान को वजन देना चाहिए जो बड़ी जाहिर है कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं? ऐसे लग रहा है कि और सीनियर लीडरशिप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हुए हैं, क्योंकि वो खत भी लिख रहे हैं तो उस पे इतनी तवज्जो नहीं है। बिल्कुल। देखिए, मैं तो ज़ाती तौर पर मेरी राय खुद ये है कई सालों से कि भाई मुज़ाकरात और मसालियत ही वाहिद रास्ता है। लेकिन मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक ग्रुप है जो इंतहा पसंद है, वो समझता है कि नहीं, हम ये जो भी मुज़ाकरात की बात करता है, मसालियत की बात करता है, दरअसल वो हुकूमत से मिला हुआ है। और यही वो सबसे बड़ी रुकावट है जिसके ज़रिए से ना कोई मुज़ाकरात की टेबल पे आने को तैयार है, ना कोई PTI को रिलीफ देने पे तैयार है। All right, so lots happening there. Sohail Baraij साहब, thank you so much for Few being weeks here. ahead would be really interesting कि क्या डेवलपमेंट होती है। And then every day is a new day. आपको पता है कि कोई और ट्विस्ट जो है वो रोज़ी का आ ही जाता है। अच्छा जी, ये हो रहा है, टाइम हमारे पास कम रह गया, लेकिन कुछ बातें जो हैं बता दें आपको, जल्दी बताना आपको ये है कि ऑस्ट्रेलिया ने तीसरी और आखिरी डे एंड नाइट टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ को 176 रन से हरा दिया है। वेस्ट इंडीज़ की टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 27 रन बना सकी और ये मुकम्मल टेस्ट इनिंग का दूसरा कम तरीन टोटल था बाय द वे। हाँ, लेकिन चलिए ये तो हम आपको बता ही दिया है, लेकिन कल देखने वाला था इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट जो है, जो कि इंडिया हारा और लग रहा था कि शायद इंडिया का चांस बन जाए, लेकिन वो एक्चुअली
हो ना सका, तो लिहाजा उसके बारे में भी आपको एक और पूछना हमने आपसे, ये हम बता ही दे चले, आपने जिक्र कर ही दिया तो बता देते हैं कि लॉर्ड्स में हुआ जनाब मैच, और लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के तीसरे मैच में इंग्लैंड ने भारत को दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 22 रन से हराया। 22 रन सिर्फ चाहिए थे, यू नो आई फेल्ट बैड फॉर देम। एक 93 रन का हदफ था, जबकि आखिरी रोज भारत कामयाबी के लिए मजीद 135 रन और इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार थी, और भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग में 170 रन बनाकर हो गई आउट। बिल्कुल, और ही कुड नॉट मूव। जडेजा को जब आउट, और जिस तरीके से आउट हुए हैं कि सारे ये वो मोमेंट था, उन्होंने नाकाबिले शिकस्त इनिंग रही उनकी। He couldn't, I felt bad for him because he just couldn't move from that spot because he had it in hand। वो होता है ना कि जब आपको पता है कि इतना कर लिया और अब थोड़े से और रन्स चाहिए, but it was over। अच्छा जी, एक और बात, कभी आपका वैसे कभी कहीं से आप वापस आई हो ढोल की थाप पे इस्तकबाल हुआ? होना तो चाहिए, मैं जब कहीं से वापस आऊं तो मेरा इस्तकबाल इसी तरह होना चाहिए आपका। शानदार जिसे कहते हैं इस्तकबाल होना चाहिए। चीन में अंडर 18 एशिया हॉकी कप में सिल्वर मेडल हमारी टीम ने जीता, और कौमी हॉकी टीम हमारी अंडर 18 वतन वापस पहुंची, और यूं उन्हें फूल पहनाए गए, हार पहनाए गए। जबरदस्त जी। अगली दफा व्हेन यू कम बैक फ्रॉम वेकेशन यू बेटर मेक इट हैपन। हम हार पहनाएंगे। अब इसके लिए मुझे एक वेकेशन करनी पड़ेगी, एक और। इंशाल्लाह। सी यू, बाय।